आवाज़ आ रही है? कंफर्म करिए। गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप लोग बताइए पहले। स्टार्ट करते हैं तुरंत क्लास। चलिए सब लोग बढ़िया स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे कि पता होगा कि आज दो चीज़ हम लोग करने वाले हैं। पहला तो आप बेसिक ये जानेंगे कि कैसे हम लोग आंसर राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर नए हैं, आपको लिखने बिल्कुल नहीं आता है तो अपने आप को ज़ीरो मानिए और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि हम लोग जो एक टॉपिक हमारा इस वीक का था मौर्यन आर्ट, मौर्य कला, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पीडीएफ आपको दिया गया है उसको आप साइड कर दीजिए। जो भी पीडीएफ में बताया गया है, चाहे जो चीज़ें दी गई है उसको साइड करिए, उसको देखना बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं बताऊँगा, मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं सामने खड़ा हूँ तो सारी चीज़ें आत्मसात हो जाएगी। ये मेरी गारंटी होती है हर क्लास का। चाहे मैं प्रीलिम्स में क्लास लूँ, चाहे मेंस में क्लास लूँ, अगर मैं सामने खड़ा हूँ तो बस मेरे हिसाब से पढ़िए। मेरी गारंटी है कि इस क्लास में ही सारी चीज़ें आपको मैं याद करवा दूँगा। इसके बाद क्या करिएगा, नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि इसका बोर्ड पीडीएफ है, इसको इसी पे फ़ाइल बना के एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर दूँगा या फिर आपको हो सके तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। बता दिया जाएगा जैसा जो सुविधा हम लोगों को लगेगा या फिर आपकी जो सुविधा उसमें होगी, ठीक है? तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बनाऊँगा रफ पे में या फिर दिखाऊँगा वो सारी चीज़ें रहेंगी। दूसरा चीज़ कि इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों लोग हैं। आंसर राइटिंग तो हिंदी-इंग्लिश का अलग-अलग ग्रुप है, कंटेंट भी अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको सारी क्लासेस जो है बाइलिंगुअल होगी। टर्म मैं सारा इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ करूँगा, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होने वाली है। अब दिक्कत इस बात का है कि कई लोग जो है मैसेज करते हैं कि सर कितने क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट में? अरे भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इन सब चीज़ों में हमको फिर लगाइएगा, डिस्टर्ब करिएगा तो फिर आपका ही चीज़ डिस्टर्ब होगा। अब बताइए कि टॉपिक जो दिया गया है उसपे क्लियर लिखा गया है कि एक लॉन्ग एक शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। कई लोगों का सवाल है, सारे सवाल को ही पहले लेता हूँ कि सर जो 13 क्वेश्चन लिखा गया है, क्या वो 13 ही क्वेश्चन लिखना है क्या? अरे भाई वो बीपीएससी पीवाईक्यू है। मौर्यन आर्ट से आज तक क्या बीपीएससी ने पूछा है वो हमने बताया है वहाँ पर। अब उसी से रिलेटेड पीवाईक्यू से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है? तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक लिखना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्लास के लास्ट में आपको मैं बता दूँगा कि कैसे शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है? जो भी टॉपिक है सबसे पीवाईक्यू देखते हुए हम लोग हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का जब एडमिशन के लिए हमारे पास मैसेज आता है, उनका कहना ये होता है कि सर क्या भरोसा है आप पे कि आप भी सुनिएगा, हम पैसा दे देंगे, उसके बाद कोई सुनने वाला कहीं पर नहीं होता है, ठीक है? ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अगर हम हमसे जुड़े हुए हैं, तो बच्चों ने कहा कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि इतना क्विक रिस्पॉन्स कभी नहीं आता है, ठीक है? हालाँकि कभी-कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ, गुस्सा इसलिए होता हूँ कि जो चीज़ें ऑलरेडी ग्रुप में बता दी गई होती है या जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर गी दी गई होती है, बिना ग्रुप फॉलो किए हो उस चीज़ के लिए हमको आप मैसेज करते हैं, तो वहाँ थोड़ा परेशानी होती है। बाकी जो दिक्कत है हमसे आराम से पूछिए, ठीक है? ये वीडियो भी कुछ इसका सेक्शन जो है यूट्यूब पे जाएगा, कंप्लीट नहीं जाएगा, कुछ सेक्शन इसका यूट्यूब पे हम आपको करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि सारे लोग जो है प्रचार-प्रसार इतना करते हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा प्रचार-प्रसार नहीं करते हैं। स्टूडेंट ही स्टूडेंट को जोड़ते हैं। अगर आपका फीडबैक हमारा अच्छा रहेगा तो ऑलरेडी स्टूडेंट स्टूडेंट को जोड़ेंगे। तो चलिए अ, इसमें जो भी होगा, जो लोग भी नए बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर एनरोल करना होगा इस बैच से, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो दिए गए नंबर पे 91 17 16 63 47 पे आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हैं। बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट टॉपिक कंटेंट चला गया, आपको दिख जाएगा और ये पहला क्लास आज का होने वाला है बाइलिंगुअल हिंदी-इंग्लिश में 34 टेस्ट से। ये सारा डिटेल आप खुद से देख लीजिएगा, इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? मैसेज कर लीजिएगा इस नंबर पे व्हाट्सएप पे 911716
166647 पे आपको व्हाट्सअप करना है, मेंस लिख के सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। अगर बेसिक से आपको कुछ नहीं आ रहा है तो क्लासेस देखिए, आपको खुद समझ में चीजें आ जाएंगी। चलिए हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। चलिए हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलिए अब जो है कि इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, सिलेबस भी नॉर्मल डिस्कस मैंने कर दिया था। सिलेबस को मैं आपको हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा पेड वाला, उसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उस दिन मैंने नाम भी सारा टॉपिक का रख दिया था। आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या हो जाएगा, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इतिहास कला एवं संस्कृति इस टॉपिक का नाम है। GS1 के सेक्शन 1 से पूछा जाता है, हमने सब डिस्कस कर दिया। 114 नंबर का होता है, 38 के 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 38 नंबर में सारा मिला के शॉर्ट पूछा जाता है, 8 नंबर 7 नंबर ऐसे करके। अब जो है मैं ये बात कर रहा हूं कि इसका सिलेबस जो है, मैंने बोल दिया था कि इसका सिलेबस एक सीधा है जो कि कोर टॉपिक है। जैसे हमने बता दिया कि आर्ट एंड कल्चर में क्या पूछा जाता है, मौर्य कला, पटना कलम, पाला आर्ट, उसके बाद से आपको कैप्स पेंटिंग वगैरह आजकल पूछ रहा है, ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे और मधुबनी मंजूषा को भी देख लेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा। अगर हिस्ट्री की बात करें तो संथाल मुंडा ट्राइब्स वाले में चले जाएंगे। उसके बाद से 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। उसके बाद से चलेंगे द पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद सरस्वती का उसमें योगदान, चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। उसके बाद से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सिविल डिसोबीडियंट कभी कभी पूछ देता है, लेकिन उतना कोर इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता, इसका मेन सेक्शन है। और नया सेक्शन एक एक्ट ऐड हुआ है जिसमें 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909, 1935, 1919 का अधिनियम, ये सारी चीजें पूछी जाती है। इसका सिलेबस मैंने ऐसे ही बोल दिया, ये कोर टॉपिक है। और ओवरऑल पूरा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको कमांड होना चाहिए। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी आजकल सवाल बन रहा है, ठीक है, कैसा उद्भव हुआ, कैसे वो उपजा। अब जो है इसका कोर्स सिलेबस जो है मैं आपको टेलीग्राम में एक बार डाल दूंगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर टॉपिक बता दिया। लेकिन ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री पे आपका एक पकड़ होना चाहिए। जब से शॉर्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है 68 बीपीएससी से, तब से जो है शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी टॉपिक, खेड़ा पूछ देगा आपसे, अहमदाबाद पूछ देगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। पिछले क्लास में मैंने बताया भी था और यहाँ पर डिस्कस भी अच्छे से मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा कमेंट मैं कुछ देर तक नहीं देखूंगा, इतना मुंह सूख रहा है ना, फास्टिंग के बाद से खाना खाए हैं, इतना मुंह सूख रहा है, क्या बताया आपको। 1 मिनट वेट करिए थोड़ा। हाँ, तो वही मैंने बता दिया था कि अगर आप जीरो से आप स्टार्ट कर रहे तो अपने आप को शून्य मानिए, हमारे साथ खड़े रहिए। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 1-2 हफ्ते के बाद अपने आप को बहुत बेहतर देख पाइएगा और आप लिखने लगिएगा। बस मेरी बातों को फॉलो करिएगा। और कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं, अगले क्लास में पूछूंगा भी कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कल का क्या है। सुबह सुबह इतना नहीं पढ़ पाइएगा, पिछले दिन का पूछूंगा, ठीक है। अब हम कह रहे थे कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, जिसको हिंदी में संक्षिप्त टिप्पणी करके पूछा जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था कि शॉर्ट क्वेश्चन को आपको कितने पेजेस में लिखने होते हैं। इसको आपको लगभग 1.5 पेज में लिखना होता है, 1.5 से 2 पेज आप मान के चल सकते हैं, 150 से 200 वर्ड्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक पेज में 100 वर्ड्स मान के चलिए ना। और लॉन्ग क्वेश्चन को जो है 4 से 6 पेज मान के चल सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड रखिएगा कम से कम 4 पेज लिखने का, क्योंकि बीपीएससी का जो फ्रंट पेज होता है ना, सारे पेज बहुत छोटे होते हैं। इसी प्रकार का हमने जो आपको प्रोवाइड करवाया है, इतना डब्बा घेरा रहेगा कि इंट्रो लिख के थोड़ा सा कुछ लिखिएगा, पेज भर जाता है तुरंत। आपको रूम पे लग रहा होगा कि नहीं भर रहा है, तुरंत पेज भर जाएगा। तो इसीलिए इसको 4 से 6 पेज में। अब कहिएगा 4 कहाँ 6 कहाँ, देखिए आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन अगर मौर्य आर्ट पूछ देता है तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और इसमें डायग्राम्स 2-3 है, ये थोड़ा 6 पेज तक चला जाता है, इसको अच्छे से लोग लिखते हैं। बाकी टॉपिक्स को आप 4 पेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा, टेस्ट जब दीजिएगा तो उसके हिसाब से आपको लिख लेना है। टेस्ट के लिए मैंने बता भी दिया है कि आपका इस टॉपिक का टेस्ट जो है सैटरडे को होने वाला है, जिसमें एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 7 बजे होगा।
5 मिनट पहले पेपर चला जाएगा और 45 मिनट का टेस्ट होगा, और 7:45 में टेस्ट जब खत्म होगा तो ग्रुप को खोला जाएगा, उसमें 15 मिनट में आपको भेजना है। जिनका टेस्ट छूट जाएगा सैटरडे संडे दोनों का, आप क्या करिएगा कि लिख के रख लीजिएगा, मंडे को लेट सबमिशन का एक ऑप्शन दिया जाएगा, ग्रुप खोला जाएगा। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। मैं ये कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन लिखे जाते हैं, ठीक है। ये आप रेंज समझ गए कि कितना 4 से 6 पेज लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या लिखना है, 1.5 से 2 पेज लिखना है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैं आपसे पूछूं, इसको बर्डन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, एकदम आपको सिंपल वे में समझना है केवल, मतलब अपने आप पे भार नहीं लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक शब्द पूछूं कि आपका, जैसे इसमें आंसर राइटिंग में ना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, शॉर्ट तो बहुत आसान होता है लिखना। 3 पार्ट इसके होते हैं। एक को कहा जाता है इंट्रो, क्या कहते हैं इसको, इंट्रो, परिचय या भूमिका कहते हैं इसको हिंदी में, परिचय या भूमिका कहते हैं। इसका एक दूसरा पार्ट होता है जिसको मेन बॉडी कहा जाता है, इसका कुछ हिंदी नहीं पता है, इसको मेन बॉडी कहा जाता है। और तीसरा एक पार्ट होता है जिसको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष कहा जाता है। आज के क्लास के बाद से इस किसी क्वेश्चन का आपको आंसर भी भेजूंगा टेलीग्राम में, ताकि आप कॉपी पे देख पाइएगा कि कैसे लोगों ने लिखा है, वहां से सीख पाइएगा। यहां तो मैं आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले एक बात को आपको ध्यान रखना है कि इंट्रो में किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो इंट्रो का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल सा आपसे पूछूं कि आप कौन है, मेरे बारे में भी कोई पूछे कि आप कौन है, या फिर आपके बारे में भी कोई पूछे कि आप कौन है, तो आप क्या कहिएगा? आप ये तो नहीं कहिएगा ना, अब भैया मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अब ये नहीं कहने लगिए कि मेरा नाना जी जो थे वहाँ थे, आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से हम 3 दिन पहले पटना गए थे, और पटना गए तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ वहाँ से देख के आए, बहुत सारा रसगुल्ला और पनीर वनीर खा के आए, ठीक है। तो ये बात आप नहीं कहिएगा। इंट्रो का मतलब ये होता है, चाहे क्वेश्चन हो चाहे डेली लाइफ हो आपका, इंट्रो का मतलब ये होता है कि आपके बारे में जो पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये क्वेश्चन है क्या। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, तो कहिए कि मैं ये हूं और यहाँ का रहने वाला हूं। जैसे हमसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा मेरा नाम भूपेश है और मैं सिवान का रहने वाला हूं, ठीक है। उसी प्रकार से आप कहिएगा। तो इंट्रो का मतलब होता है कि आपको अपने बारे में ऐसे बताना है कि बेसिक पता चल सके। जैसे मान के चलिए कि मैं कोई टॉपिक लेता हूं, जैसे मान के चलिए कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का। अब कहिए सर पॉलिटी ला दिए, किसी पे सीखिए ना, सब सेम होता है। मौर्यन को भी बताऊंगा, मौर्यन का तो 5 लाइन रट लेना होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सपोज करिए फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। तो अब ये थोड़े कहिएगा कि जीवन के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया, राइट टू प्रिवेसी, ये वो, उसकी बात नहीं करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, बेसिक मैं आपको यहां पर बताते चलो कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इंट्रो को आपको क्या करना है, ज्यादा बल्कि नहीं बनाना है। इंट्रो को इतना संक्षिप्त लिखना है कि आपको एग्जामिनर पढ़े और थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए कि मेन बॉडी में ये बंदा अच्छा लिखा होगा। बस यही इंट्रो का मतलब होता है कि आपको मेन बॉडी में ऐसा इंट्रो में डाल देना है चीजें, परिचय में, कि आपको मेन बॉडी पढ़ने के लिए बेताब हो जाए एग्जामिनर कि ये लड़का कुछ अच्छा तो या लड़की अच्छी लिखी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, अरे भाई तुमको भी आज ही चाहिए अपडेट, चलो ठीक है। तो ये क्या करना होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने एक टॉपिक उठाया आपके सामने, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं हम। तो आपको इंट्रो में क्या लिखना होगा, आप इंट्रो में पैराग्राफ में मतलब लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंट्रो को कभी भी पॉइंट में नहीं लिखना होता है, पैराग्राफ में लिखना होता है। और कितने लाइन में लिखना होता है आप मेरा सुनिए, अगर मेरे हिसाब से अगर बात करते हैं तो मुश्किल से 5 या 6 लाइन का आप क्या रखिए, 5 या 6 लाइन का आप इंट्रो रखिए मेरे हिसाब से। ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं हो सकता है कि नोट्स वगैरह में आपको ज्यादा हो जाए इंट्रो, लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके काट लेना है। हो सकता है शुरू में आपसे बड़ा लिखा जाए इंट्रो, लेकिन आप धीरे धीरे उसको संक्षिप्त करने लगिएगा। 5-6 लाइन का इंट्रो होता है तो उसमें सारी चीजें समझ में आ जाती है। ज्यादा बल्कि इंट्रो लिखिएगा तो चीजें खराब हो जाती है, उतना इंटरेस्ट नहीं पैदा होता है एग्जामिनर को। तो इसीलिए इंट्रो को क्या रखना है, आपको 5 से 6 लाइन में आपको इंट्रो को रखना है। जैसे मैंने एक टॉपिक उठाया था आपके सामने, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो आप क्या कहिएगा, अच्छा मौलिक अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं, मैं कहूं कि बेसिक क्या जानते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में बेसिक क्या जानते हैं। सबसे पहले आप कहिएगा कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से यानी कि यूएसए से लिया गया है, पहला चीज फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो पहला लाइन क्या होगा आपका कि मौलिक अधिकार, या फिर आप यहां से शुरू कर सकते हैं, या फिर यहीं से शुरू करिए कि मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है या अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद लिखिएगा कि अब इसके बारे में बेसिक क्या है कि कहाँ का है, आप कहाँ के रहने वाले थे भाई, तो आप लिखिएगा कि इसका जिक्र जो है या इसका वर्णन जो है
इंग्लिश वाले भी समझ रहे हैं, टर्म तो मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा थोड़े कि इंग्लैंड बन जाऊंगा और इंग्लैंड टाइप का बोलने लगूंगा। आप समझ रहे, टर्म में सारा यूज कर रहा हूँ। उसके बाद से लिखिएगा कि इसके बारे में जो है डिस्क्राइब किया गया है हमारे आर्टिकल, हमारे पार्ट 3 संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, और आर्टिकल कहाँ से 12 से 36 तक इसको इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, काफी हो गया, इतना लिखिएगा। उसके बाद से एक किसी विद्वान का कथन आप डाल दीजिए। बहुत सारे विद्वान हैं, आइवर जेनिंग्स का डाल सकते हैं, ग्रेगमिड ऑस्टिन का डाल सकते हैं। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका आप कथन कोई आप अगर जानते हैं तो डाल सकते हैं। इससे एक अट्रैक्शन जनरेट होगा कि इसको टॉपिक के बारे में जो है ज्यादा है। कभी भी कोशिश करिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डालने का इंट्रो में, जैसे हमने आपको मॉरियन आर्ट में देखा होगा या सारे आर्ट एंड कल्चर में देखिएगा कि मैं किसी का कोटेशन में डालूंगा, उपिंदर सिंह का डाला हूं, आपने देखा होगा। तो उसी प्रकार से आप क्या करिएगा, जैसे आप मॉरियन आर्ट का लिखिएगा ना, तो पहले चाहे तो आप पहले ही कोटेशन लिख सकते हैं, और कोटेशन के बाद क्या करिएगा, आप स्टार्ट करिएगा अपने इंट्रो को। वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऊपर कोटेशन लिख देना है, इंट्रो को स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या कहा कि मौलिक अधिकार के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो सिंपल सा कहिएगा कि सर जैसे मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, और इस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 36 तक इसका जिक्र किया गया है, और कुछ विद्वान का आप कोटेशन डाल सकते हैं। 4-5 लाइन इसी में आपका पूरा हो जाएगा, इंट्रो कंप्लीट। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ बिल्कुल, सिद्धार्थ भी कह रहे हैं चीजें समझ में आ रही है ना, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना, एकदम स्मूथ समझिए। उसी प्रकार से मैंने यहां अगर मॉरियन आर्ट की मैं बात करूं, तो अब आर्ट एंड कल्चर का इंट्रो आप शुरू में रट लीजिए पूरा, समझ रहे हैं ना। इंट्रो रट ही लीजिए, क्योंकि इंट्रो में पता है क्या किया जाता है। हो सकता है कि मेरे भी इंट्रो में कुछ शब्द ऐसे आपको मिल रहे होंगे, शायद उसका अर्थ ज्यादा पता आपको नहीं होगा, लेकिन आपको जानबूझ के ऐसे शब्द का यूज किया जाता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। बाकी शब्द नीचे जो यूज करिए, आप नॉर्मल शब्द यूज करिए जो डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो में, और इंट्रो कंक्लूजन आपका पढ़ा जाता है, कुछ पढ़ा जाए या नहीं ज्यादा, तो आपको इंट्रो को क्या करना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है, कुछ ऐसे टर्म यूज करना है कि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाए। और आपको क्या करना है, हु बहू जो है आपको यही टेप देना है शुरुआत में। ठीक है, जैसे कि अगर मॉरियन आर्ट की बात करिएगा, तो आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर जो है बिहार का सबसे, भारत में जो है आर्ट एंड कल्चर फेमस में आपको बिहार का सबसे बड़ा योगदान है, या फिर कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति में जो है शुरुआत से ही बिहार का योगदान बड़ा रहा है, या फिर योगदान का जो है काफी बड़ा योगदान रहा है, अनुकरणीय योगदान रहा है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद से मौर्यन आर्ट का क्या बताइएगा, मैंने कहा कि मौर्य लोगों ने शासन किया था, आपको पता है 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। तो आपको ये सब नहीं लिखना, लिखना है तो लिख भी सकते हैं। अब इसमें क्या करिएगा, बस इसकी खास बात क्या थी कि इसके पहले जितने भी थे ना, इसके पहले जितने लोग आए शासक, मौर्यन से पहले जितने रूलर आए, तो क्या किए ना कि जितना कल्चर, जैसे आर्ट एंड कला, देखिए मौर्यन के बारे में समझिएगा, मैं मौर्यन टॉपिक पे भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन समझिएगा थोड़ा सा कि अगर आप बताइए कि अगर आपके घर में खाने की लानत हो, और आपको सही से 2 रोटी नहीं मिल रहा हो, और आप चित्रकला बनाइएगा बैठ के, अब फिर वो बात अलग रही कि सर मेरी हॉबी है मैं बनाऊंगा, तो वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास चीजें अच्छी रहती है ना, तभी ज्यादा हॉबी को अच्छा से जिया जाता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी अगर आर्ट को, कोई भी अगर कल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है काफी अच्छी रही होगी। मौर्यों की जो है इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी थी, क्योंकि आप देखिएगा तो स्तूपा बनाएंगे, पिलर्स बनाएंगे, तो उसमें स्पेशल इतना मतलब उन्होंने क्या किया है कि कह सकते हैं ना कि मिरर लाइक उसमें क्या है, आपका चमक है, मतलब वो ऐसा चमकता है, लगता है कि शीशा चमक रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उस पर काम किया। आप विभिन्न जगह इतना पिलर्स बनाया उन्होंने, स्तूपा बनवाया। उसके बाद से आजीवक सेक्ट के लिए आप उन्होंने क्या किया, आपको कैव्स का निर्माण किया, गुफा बनाया, गुहा विहार जिसे कहते हैं, चट्टानों को, रॉक्स को काट के। तो कहीं ना कहीं जो है मौर्यों की स्थिति जो है काफी अच्छी थी। और जब पैसा रहेगा और स्थिति आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहेगी, तभी जाके मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा खा पाइएगा। नहीं तो आप सोचिए कि दाल चावल से काम चला लें, दाल चावल चोखा खा लें, नॉर्मल चीजें खा लें। लेकिन अगर लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, तब कहिएगा चलिए ना म्यूजियम थोड़ा सा घूम के आते हैं, चलिए ना थोड़ा सा मेरिन ड्राइव हम लोग घूम के आते हैं, चलिए गांधी मैदान का सैर करके आते हैं। पॉकेट में बस खाने पीने लायक पैसा है, महीना का खर्च चलाने लायक, और गांधी मैदान और म्यूजियम घूमिएगा आप, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मौर्यों की जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, जिसके कारण उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं अगर कंसेप्ट कभी पूछा जाता है तो। उन्होंने क्या किया कि इस आर्ट एंड कल्चर को, कला एवं संस्कृति को इन्होंने प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशन जो है काफी अच्छी थी। तो आपको क्या करना है, इनकी खास बात क्या थी कि इससे पहले जितने भी शासक मौर्यों से पहले आए, उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने मिट्टी का प्रयोग किया।
मिट्टी के साथ साथ उन्होंने वुडन का प्रयोग किया, यानी लकड़ी का प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन अगर मौर्यों में आइएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है, जिसको पैलेस कहा जाता है इंग्लिश में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, पैलेस था, उसमें तो लकड़ी का प्रयोग हुआ था, लेकिन अशोका बाद में चल के फिर उसको क्या किया, उसने स्टोन में कन्वर्ट करवा दिया। तो आप इन चीज को इंट्रो में डाल सकते हैं, कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं इंट्रो दिया हूं वही लिखिएगा, लेकिन शुरू में कोशिश करिएगा यही छापने का। अगर आप सीख रहे हैं तो रट के जाइएगा, छाप दीजिएगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो है आर्ट एंड कल्चर में, कला एवं संस्कृति में मौर्यों का जो है काफी बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद से लिखिएगा कि पहले से जो कला परंपरा जो चली आ रही थी, जो भी आर्ट ट्रेडिशन चला आ रहा था, उसमें मौर्यों ने क्या किया कि लकड़ी और जो है मिट्टी के जगह पर इन्होंने स्टोन का प्रयोग धीरे धीरे इसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया। ठीक है, तो आप इंट्रो में देखिएगा ना, तो यही चीज लिखा हुआ है। पहले मैं आपको हिंदी दिखा दे रहा हूं, उसके बाद से इंग्लिश में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, चला गया। देखिएगा फर्स्ट पेज आपको यहां पर दिख रहा होगा कि आपको नहीं पढ़ने में समझ में आ रहा है तो मैं बोलूंगा, आप सुन लिएगा केवल। कह रहे कि मौर्य कला जो है भारतीय शिल्प का जो है संधि स्थल है, जहां कास्ट कला, कास्ट मतलब क्या होता है, कास्ट मतलब आपको लकड़ी है, तो कास्ट कला को समाप्त करके पाषाण स्थापत्य, हम चाहते तो यहां पर लकड़ी भी लिख सकते थे, लेकिन जानबूझ के इसको थोड़ा सा अच्छा से कास्ट बोला गया है। कास्ट का मतलब वुडन होता है, लकड़ी होता है। तो मौर्यों ने क्या किया, लकड़ी को समाप्त करके उसके जगह पे स्टोन यानी कि पाषाण का प्रयोग करना इन्होंने स्टार्ट कराया। इसी को अच्छे वर्ड्स में लिखा गया है। उसके बाद से इन्होंने कहा है कि मौर्यों के संरक्षण में विकसित जो है अद्वितीय पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि पॉलिशिंग टेक्निक, मतलब ऐसा नहीं कि मेटल के लोग बनाते थे, लेकिन इनका जो है पिलर्स ऐसे होते थे, इनकी पॉलिश इतनी अच्छी होती थी कि इतना चमकता था। कुछ कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा और इंटरेस्ट लेके आप पढ़िएगा, क्योंकि आप बिहार के अगर हैं तो बिहार के बारे में जानना काफी जरूरी है। बिहार के नहीं है तो बिहार के बारे में जानिए, क्योंकि बिहार जो है एक इंपॉर्टेंट राज्य है भारत का, जहां का सबसे बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। तो आप देखिए यहां से क्या हुआ, पॉलिशिंग तकनीक स्टार्ट हुआ। अब इसमें कुछ बताया गया कि अशोक के धम्म विजय मतलब धर्म का प्रसार इन्होंने स्टार्ट किया। राजकीय एवं लोक कला का द्वितीय संतुलन बिहार का कंटिनेंटल जो एरिया था उसमें अस्थायी संस्कृति देन देता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको यहां से देख सकते हैं, एक बार इंग्लिश में भी आप चाहें तो यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि मौर्यन आर्ट सर्विस द क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन क्राफ्टमैनशिप, मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशन ऑफ वुडवर्क टू इंसेप्शन ऑफ स्टोन आर्किटेक्चर, मतलब स्टोन आर्किटेक्चर स्टार्ट किया और मोनोलिथिक एरा में। मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है। तो आपको चीजें, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया हो कि अशोका ने धम्म विजय को स्टार्ट किया। सबसे बड़ी खास बात क्या है, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ सुविधा क्या है कि अगर किसी टर्म का अगर इंग्लिश आपको नहीं पता है ना, तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में हिंदी आप लिख सकते हैं उसका। समझ रहे हैं ना? जैसे कि अगर आपको समझ में, जैसे मैंने कुछ बातें कहा आपको समझ में नहीं आया, जैसे मैं कहूं कि आपको राजप्रसाद का इंग्लिश नहीं पता है, तो आप क्या करिए, राजा प्रसादा, कई जगह इस तरह लिखा हुआ है, इसको पैलेस कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, पैलेस यूज कर सकते हैं। अगर आपको कैव्स का नहीं पता है इंग्लिश, अगर गुहा विहार का इंग्लिश नहीं पता है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं इसके जगह पे, आप गुहा विहार लिख सकते हैं, GU गुहा विहार, इस तरह से व्हाट्सएप लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। अगर पिलर्स आपको नहीं पता है तो स्तंभा लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आप आराम से हिंदी का ही आप रोमन में यूज करिएगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको ये चीजें इंग्लिश में है ठीक है तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपको जैसे प्रदक्षिणा पथ, जिसको कहा जाता है सर्कम एम्बुलेंट्री पाथ कहा जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट प्रदक्षिणा पथ लिख दीजिए इंग्लिश में। ठीक है, तो एक फैसिलिटी मिलती है इंग्लिश वालों को कि यहाँ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में आप क्या करिए कि ये सब चीजें लिखिए। अब ये नहीं कि पॉलिटी में जाके लिखने लगिएगा कि आर्थिक ART वो सब नहीं, मतलब यहाँ आपको एक छूट मिलता है और यहाँ नंबर नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि सर हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है, इंट्रो लिखना होता है। टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक पे आऊंगा तो धुआं छोड़ा दूंगा अभी, लेकिन अभी टॉपिक पे हम नहीं आ रहे हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि कैसे किसी चीज का परिचय लिखते हैं। कैसे परिचय लिखिएगा, जैसे कि आप लिखिएगा कि मौर्य जो है, मौर्यों का जो है आर्ट एंड कल्चर में सबसे बहुत बड़ा योगदान था, इस तरह से। या बिहार जो है आर्ट एंड कल्चर में बिहार का बड़ा योगदान है, जिसमें मौर्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंस इनका रोल रहा है। इन्होंने क्या किया, वुडन क्राफ्ट को इन्होंने खत्म करके इन्होंने स्टोन का स्टार्ट कराया, यानी कि जो भी कला परंपरा पहले से आर्ट एंड कल्चर चली आ रही थी उसमें इन्होंने लकड़ी के प्रयोग को क्या किया, उन्होंने पत्थर यानी कि स्टोन से स्थापित किया। और इस बात से माना जाता है कि मौर्यों का कला में बड़ा योगदान था। इस तरह से 4-5 लाइन लिख सकते हैं, या फिर जो कहानी मैंने दिया है 4-5 लाइन का हूबहू डिटो शुरू में यही आपको छापना है। अब आपको बताइए कि क्या डिटो हूबहू छाप सकते हैं कि नहीं।
चीजें तो थोड़ी बहुत समझ में आ गई, बस रटिए और छाप जाइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि वुडन शुरू में यूज किया गया था, उसके बाद से अशोका ने फिर उसको स्टोन करवा दिया था। ठीक है, क्लियर है सबको? इंट्रो सब लोग लिख सकते हैं ना? सबको आज ट्राई करना है, आज के क्लास के बाद से जाके सबको जितनी मैं बातें कहूँ सबको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, कॉपी जो है टेलीग्राम में मैं शेयर करूंगा, जिससे आप देख पाएंगे कि कैसे किसी ने इंट्रो लिखा है। ठीक है, लेकिन आपको रूम पे क्या करना है, क्लास के बाद से इंट्रो ट्राई करना है। नहीं आ रहा है, देख के लिखिए, नोट्स अवेलेबल है, नोट्स में से देख के लिखिए। अब मैं यहाँ पर लिखने लगूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, समझाना आसान होता है। आपको क्या करना है, नोट से हूबहू छाप देना है देख के। एक बार देख के लिखिए, दो बार देख के लिखिए, नहीं आ रहा है तीसरी बार याद करके लिखिए। धीरे धीरे आपको ऐसी कैपेबिलिटी मैं डेवलप कर दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा उंगली पकड़ के, इसको कहते हैं उंगली पकड़ना। ठीक है, आप लिख लीजिएगा ना, कोशिश करिएगा सब लोग लिख पाएंगे। ठीक है, हाँ, 4 से 5 लाइन 6 लाइन, 4 से 6 लाइन मान के चल सकते हैं। कॉपी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, टॉपर्स कॉपी भी शेयर करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन का कई लोग कहते हैं इंट्रो नहीं भी लिखना होता है, लेकिन 2 लाइन में इंट्रो लिख दीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में। अभी थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, लास्ट में एक अलग से आपको इस टॉपिक को डिस्कशन करने के बाद से सारे सवाल आपके लेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। साथ ही साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन का मेरे पास फ्रेम था पहले, अगर मिलता है तो उसको मैं शेयर कर दूंगा या फिर बता दूंगा यहाँ पर कि कैसे लिखना है। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात को लेके कि अब इस बात पे नहीं जाना है कि सर पीटी का सेंटर अलॉट हो रहा है, सर पीटी कवर। अरे भाई, आप इतना समझ लीजिए कि आप क्लियर रहिए, 45 दिन पहले आपको पीटी की सूचना दे दी जाएगी, हम लोग उस हिसाब से बैच को शिफ्ट कर लेंगे। अभी तो कम से कम मन से पढ़े ना जो हम लोग कर रहे हैं। ये पता है क्या है, ये अमृत है आपके लिए। ये इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगी जब आप प्रीलिम्स दे के आइएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को थोड़ा सा अच्छे से इसको आप कर लीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक को, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे नोट्स में वहां पीवाईक्यू मेंशन किया रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया रहेगा। आप कहिएगा सर बुक कौन सा फॉलो करें। अब देखिए दिक्कत क्या है ना, कि पीटी हुआ नहीं, और पीटी से पहले जो है पीवाईक्यू बुक अपडेट होके कोई नहीं आया है। केबीसी नैनो अच्छी है, लेकिन उसमें अपडेशन अभी नहीं हुआ है। 70 तक का पेपर दिया है, तो अभी अगर आप चाहें तो, और पुराना है तो ठीक है, नहीं तो आप 71 तक का, आप 70 तक का आप ले सकते हैं अभी। लेकिन अगर लेना है तो रुक जाइए थोड़ा सा, 71 तक का ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही दे रहा हूं, तो क्या जरूरत है आपको खरीदने का। झूठ मूठ का पैसा वेस्ट होगा और 1 साल का आपको अपडेटेड मिलेगा भी नहीं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 महीने में आपको क्या आ जाएगा, 71वीं तक आएगा, तो आप मैं बता दूंगा, खरीद लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को अगर आप यहां पर देखते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, तो पूरे इसकी बाउंड्री को, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले पूरे इसके बाउंड्री को हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आज तक जो है आयोग ने क्या पूछा है और आज तक जो है पूछे जाने की क्या संभावनाएं यहां बन रही है। यहां पर 40वीं बीपीएससी से उठाकर देख लीजिए और यहां पर 71वीं बीपीएससी तक देखिए। आज तक मौर्यन आर्ट से बस एक ही क्वेश्चन का मतलब डिमांड रहा है, वो क्या रहा है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट, मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि आपको पढ़ना है जब नोट्स, तो आपको बस विशेषता पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। विशेषता मतलब जितने मैं बता दूंगा कि किसकी मैं बात कर रहा हूं जब टॉपिक पे आ रहे हैं, तो आपको बार बार देखिए ना, सारे क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा इसको, इसमें भी देखिए आगे वही है, लेकिन अब यहां से देखिए। अब देखिए यहाँ आर्किटेक्ट की बात कर रहा है, आर्किटेक्ट मतलब भवन होता है, जैसे स्तूपा बनाया, स्तंभ बनाया, भवन बनाया वो तो। लेकिन इससे पहले लिख दिया मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्ट, तो पूरा हो गया। तो जो पूछा जाता है पूरा ही पूछा जाता है, इसीलिए आपको पूरा ही लिखना होता है। ठीक है, आर्ट आर्किटेक्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहां पर देखिए शॉर्ट नोट्स जो पूछा है 70th बीपीएससी में, लिख रहा है कि शॉर्ट नोट्स ऑन मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्ट। इसमें शॉर्ट नोट्स कह रहा है, यानी कि पूरा जो नोट्स है उसको क्या करना है, शॉर्ट में आपको करके लिखना है, शॉर्ट वाला बाद में बताएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, 69 में पूछा गया है। सेम वही क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट, मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। क्या पूछा है, विशेषता, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप फीचर्स कह सकते हैं, 67 में पूछा है। फिर आप अगला पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं, 64 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड हाईलाइट देयर रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म। अब एक नया क्वेश्चन यहां से 64 में जनरेट हुआ है। अब क्या है, ये कह रहा है कि मौर्यन आर्ट, मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करे और साथ ही साथ इसका बौद्ध धर्म के साथ रिलेशन, संबंध बताएं।
अब क्वेश्चन पढ़िएगा तो सारे नोट्स में ये पहले से था। बौद्ध धर्म के संबंध, भाई स्तूपा बने हैं बौद्ध से रिलेटेड है, स्तंभ बने हैं बौद्ध से रिलेटेड है, सब बौद्ध का ही है, तो संबंध है, बस उसको आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना था। बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी तक आपने क्या सीखा, हमको इतना याद रखना है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या विशेषता जानना है मौर्यन आर्ट का, बस इसी पे फोकस करना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, थ्रो लाइट ऑन मौर्यन आर्ट एंड एनालाइज इन इम्पैक्ट ऑन बिहार। कह रहा है कि मौर्य कला पे प्रकाश डालिए और बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव मतलब कोई बिहार की जो चीजें बिहार में जो हुई है उसी को बताना है, बिहार में ही तो हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि डिस्कस द की फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट 53 से 55वीं तक। हिंदी में इसको कहेंगे, हिंदी दिखाने की जरूरत नहीं है ना, मैं बोल दे रहा हूं। यही कह रहा है कि मौर्य कला की विशेषताओं का उसका वर्णन करें, इसका मतलब भी वही हुआ। एनालाइज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्ट 47वीं में पूछा है। सेम क्या करना है कि आर्क एंड आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकला और मौर्यन कला की विशेषताओं का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट। अब क्रिटिकली एग्जामिन मतलब कि क्या रहा है कि आपको मौर्य कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें। क्वेश्चन वही है लेकिन आलोचना कर देना है। कहिएगा भूपेश सर का आलोचनात्मक वर्णन करें, ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, जो आप फील किए होंगे वो कहिएगा, ठीक है। तो मौर्यन आर्ट का वही देखेंगे कि कुछ विदेशी या फॉरेन का प्रभाव इस पे पड़ा था, उसी को कहा जाता है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन में निकालूंगा। आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट फाउंड इन बिहार 42वीं में पूछा गया है। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स इसी का पार्ट है। आपने यहां पर क्या देखा, कमेंट में ज्यादा नहीं देखता हूं, एक ही बार कमेंट देखूंगा क्योंकि डिस्टर्ब होंगे हम। तो यहां पर आपने क्या देखा, अब यहां पर आप आइएगा, यहां पर आपने एक चीज देखा, क्या देखा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन भाई, फीचर, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे, विशेषता, किसकी, मौर्य कला की। ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद से क्या पूछा है, एक बार बौद्ध धर्म के साथ, धर्म के साथ संबंध, इसका रिलेशन विद बौद्धिज्म, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आलोचनात्मक, इसकी विशेषता को कैसे बताना है, आलोचना करके, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन जो है नया में इस बार पूछा है 71वीं का, जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं किया, ऊपर क्वेश्चन था, उसमें कह रहा है कि जो है, क्वेश्चन पढ़िए यहां पर लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है कि एनालाइज द की फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड एसेस द कंटेस्ट टू विच दे रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ द एरा। अब ये कह रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन का क्या हुआ मैं बता रहा हूं आपको, कि कह रहा है कि इस समय जो है बिहार के इस कला का जो है आर्थिक, सांस्कृतिक, कल्चरल, और क्या पूछ रहा है, कल्चरल और पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा है। तो क्वेश्चन देखिए 71 में पूछा है, क्वेश्चन वही है, ये पहले के नोट्स में भी था मेरा, लेकिन बस जो है समझना है, लिखना है। अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको सब चीजें बता देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। अभी आपको किस पे फोकस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट पे आपको फोकस करना है। ये बातें क्लियर हो गई। अब मैंने यहां बात किया कि आपको क्या करना है, कि आपको इंट्रो लिखना है। तो पहला पार्ट तो आपने कंप्लीट कर लिया, इंट्रो। इंट्रो कैसे लिखिएगा, मान के चलिए कि यहां से आप कोटेशन अगर लिखना चाहते हैं तो ऊपर कोटेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद से क्या करना है, आपको यहां इंट्रो लिखना है 4-5 लाइन में, और जहां पे इंट्रो खत्म होगा पैरा चेंज करके यहां से आपको मेन बॉडी स्टार्ट करना है। अब मेन बॉडीज क्या होता है, मेन बॉडी को कहते हैं आपको मुख्य भाग उत्तर के। मेन बॉडी क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन का जो डिमांड होता है, जैसे क्या हम विशेषता के बारे में, क्या मौर्यन आर्ट की विशेषता के बारे में क्या इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, क्या मैंने नहीं किया। जिस क्वेश्चन का डिमांड जो क्वेश्चन का होगा उसको हम मेन बॉडी में जिक्र करेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट जो है, यानी कि विशेषता मौर्यन आर्ट का हम कहां पर डिस्कस करेंगे, मेन बॉडी में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का जो भी डिमांड होता है उसको हम कहां पे डिस्कस करते हैं, मेन बॉडी में। और इंट्रो में क्या डिस्कस करते हैं, इंट्रो में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, मौर्यों के बारे में, मौर्यन आर्ट के बारे में बताया। और मेन बॉडी में क्या करेंगे, अब जो है क्वेश्चन का मेन जो पार्ट होता है मेन बॉडी में होता है, सारा आंसर आपके मेन बॉडी में ही होता है। और कंक्लूजन वैसे ही 4-5 लाइन का कंक्लूजन होता है, जैसे इंट्रो होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो मेन बॉडी में क्या करिएगा, सबसे पहले यहां पर लिखिएगा एक फ्लो चार्ट बना के कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट, और यहां पर फ्लो चार्ट बना के यहां ये है, यहां ये है। जब हम बताएंगे तब समझिए कहां क्या है, ठीक है। और तब एक एक को एक्सप्लेन करना है,
पॉइंट्स में कहीं लिखना है, कहीं 2-4 लाइन का पैराग्राफ डालना है, कहीं पिलर्स बनाना है, कहीं स्तूपा बनाना है, कहीं कुछ बनाना है, सबको करके क्वेश्चन को आपको खत्म करना है। और क्वेश्चन को खत्म करने के बाद से फिर क्या करना है, आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब है कि कहना क्या चाहते हैं, इसको कहते हैं कंक्लूजन। मतलब कि इतनी बातें मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया, लेकिन लास्ट में मैंने कंक्लूजन क्या निकाला? फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। ठीक है, तो इतनी बातें मौर्यों के बारे में कही, लेकिन लास्ट में कुछ कहना भी पड़ेगा कि ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं। तो ओवरऑल हम यही कहना चाहते हैं कि मौर्य कला जो है भारत में सबसे बड़ा इसका योगदान है, और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि जो हमारा पार्लियामेंट बना है, यानी कि जो हमारा संसद भवन बना है, उसके ऊपर जो है अशोक स्तंभ जो है बाग वाला, अब बताएंगे क्या है वो, उसको स्थापित किया गया है। इसमें विवाद भी काफी रहा था, जो भी हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जो बना हमारा संसद भवन, उस पर एस्टेब्लिश किया गया है। तो उसमें लिखिएगा कि हमारे संसद भवन, नए पार्लियामेंट जो बना है संसद भवन, उस पर क्या किया गया है, आपको ये अशोक स्तंभ को अपनाया गया है। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि मौर्य कला यानी कि मौर्यन आर्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहां कंक्लूजन थोड़ा सा एक लाइन देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आपका कंक्लूजन अलग हो सकता है, अलग अलग जगह पे कंक्लूजन में लिखने का अलग अलग तरीका बताऊंगा, जैसे पॉलिटी में अलग होगा, हर जगह अलग होगा। ठीक है, ऊपर का नीचे हो जा रहा है कैसे यार? मैं पहले हिंदी लिया था, लास्ट पेज पे इंग्लिश चला गया, गलत बात है ये। अच्छा, इंग्लिश ही पहले आया, तब मैं हिंदी ही ले लिया हूँ क्या? ठीक है, आगे। हाँ देखिए, यहाँ निष्कर्ष पढ़िए तो मौर्य केवल कला केवल अतीत की कोई ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, मतलब कि केवल पहले की बात नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री में देखिएगा तो संवैधानिक एवं सांस्कृतिक चेतना की आधारशिला है। इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा, लिखा हुआ है सब। सारनाथ के अशोक स्तंभ का भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बल्ड के रूप में अपनाया जाना, और नए संसद भवन के शीर्ष पर इसकी स्थापना करना, इसके धम्म और सर्वे कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर विचार का क्या करता है? शाश्वत प्रासंगिकता यानी कि रिलेवेंस को, प्रासंगिकता मतलब होता है, रिलेवेंस का मतलब होता है कि पहले चीजें आज भी काम कर रही है। क्या गांधी जी का रिलेवेंस आज है? बिल्कुल है, क्योंकि गांधी जी के नाम पे ही मनरेगा चल रहा है, गांधी जी के नाम पे ही आपको क्या चला? स्वदेशी आंदोलन चला, आत्मनिर्भर भारत चला। तो इसको कहा जाता है इनका रिलेवेंस, यानी कि आप कह सकते हैं प्रासंगिकता आज भी इस कला का है, कि काष्ठ कला, पाषाण की क्रांति लाने वाली कलात्मक शैली आज भी बिहार की माटी की उस महान विरासत को जीवंत रखती है, जिसने प्राचीन काल में उपमहाद्वीपीय को दिशा प्रदान की। सबसे पहले आपको मैं एक ही बात कहूंगा कि शुरुआत में आपको इंट्रो और कंक्लूजन को रट लेना है और सिर्फ इसको छाप देना है, मेन बॉडी में लिखना बता दे रहा हूं। ठीक है, ये भी छोटा होगा आपको। यहां तक किसी को दिक्कत आए मेन बॉडी पे, आप टॉपिक को डिस्कशन करें, बताइए, टॉपिक को डिस्कस किया जाए अब। बताइए, यहां तक दिक्कत किसी को? अब चलिए जी, क्या होगा जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, किसी का आंसर जब भेजूंगा ग्रुप में, हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज देंगे, तब आपको चीजें और समझ में कॉपी आ जाए, कॉपी देख के कि भाई मौर्य कला कैसे लिखा है, कहां से पैराग्राफ चेंज किया है, कहां पे पॉइंट्स का यूज किया है, कहां पे डायग्राम का यूज किया है। हालांकि मैं आपको यहां पर भी बताते चलूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी पूछे कि संरचनात्मक विशेषता, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, पूरे मौर्यन आर्ट को हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने क्या कहा? पूरा मौर्य कला की विशेषता को कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, चार्ट नहीं लिखे हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्या है फीचर्स, क्या है विशेषता, यही क्वेश्चन पूछता है ना बार बार। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? अब देखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, जिसमें आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, इसमें आप फ्लो चार्ट का अलग अलग तरीका यूज कर सकते हैं, सब मैं बताऊंगा। एक पहला फ्लो चार्ट का तरीका ये है, आप सीखते चलिए, पहला फ्लो चार्ट का तरीका क्या है। क्लियर हो गई? तो अगर मौर्य कला की विशेषता की बात करें तो इस तरह से फ्लो चार्ट को हमने क्या किया, आपको
डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है। अब 2 पार्ट में डिवाइड किया तो आप नोट्स को थोड़ा सा अभी साइड कर दीजिए, आप बस इतना समझिए कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होता है जिसको राजकीय कला कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, राजकीय कला, इंग्लिश हिंदी सब लेके चलेंगे, घबराइएगा मत। राजकीय कला, इसको दरबारी कला भी कहा जाता है, इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोर्ट आर्ट, ठीक है। सबको बताऊंगा कि क्या था ये। तो पहला मैंने आपने क्लासिफाई इस तरह से कर दिया, दूसरे पार्ट में क्लासिफाई किया तो एक जो हो गया, अब ये जो है राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ। जैसे होता है ना कि अपने यहाँ भी देखिएगा तो सरस्वती जी का मूर्ति जो होता है सरस्वती पूजा के समय, या फिर दुर्गा जी का, एकदम सिंपल समझिएगा सारा चीज, या दुर्गा माता का मंदिर जो है दुर्गा पूजा में, एक तो कलाकार बनाते हैं, लेकिन उस समय एक कला परंपरा थी कि राजा लोग कलाकारों को अपने यहाँ रख लेते थे और उनसे, क्योंकि इंटरेस्ट होता था उनको आर्ट में, तो उनसे बनाते थे कि भाई ये चीज बनाओ, ये मूर्ति बनाओ, ये स्कल्पचर्स बनाओ, ये स्टैचू बनाओ। तो एक तो कला डेवलप हुई, आर्ट डेवलप हुई किसके संरक्षण में, राजाओं के संरक्षण में, जिसे कोर्ट आर्ट कहा गया, यानी कि राजकीय कला कहा गया। और दूसरा कला डेवलप हुआ किसमें, आपको इसको लोक कला कहते हैं, लोक कला, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोक आर्ट कहा जाता है। अब कई जगह इसको पॉपुलर आर्ट भी कहा जाता है, इंग्लिश में पॉपुलर आर्ट भी कहते हैं इसको, पॉपुलर आर्ट भी कहा जाता है इसको, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या क्लासिफाई किया, आपको समझना है और दिमाग में इस तरह से क्लासिफाई करना है कि सर ने ऐसा बताया था। तो जो मेन बॉडी आपका स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद से, पहला ये फ्लो चार्ट आपका बनेगा, ताकि एग्जामिनर को आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से सब समझ में आंसर यहीं पे आ जाए, क्योंकि सारा आंसर जो है इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, राजकीय कला देख लिया, यानी कि ये कला किसमें डेवलप हुई, राजाओं के संरक्षण में बनी, और ये कलाकार लोग बनाते थे। जैसे कहीं नहीं देखते हैं कि कहीं पे कोई मूर्ति बना रहा है, कहीं कुम्हार कुछ बना रहा है अपना, जैसे घड़ा बना रहा है, कुछ बना रहा है, या फिर कोई स्टैचू बना रहा है, तो ये नॉर्मल बना रहे थे। लेकिन ये लोग राजाओं के संरक्षण में डेवलप एक कला हुई, और एक बिना राजा वाला, तो बिना राजा वाला को फोक आर्ट कहते हैं, या फिर आपको पॉपुलर आर्ट कहते हैं, और राजा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ट आर्ट कहते हैं, यानी कि राजकीय कला से हम लोग इसको संबोधित करते हैं, ठीक है। आप पहले नॉर्मल कॉपी देखिए ना, टॉपर्स कॉपी बाद देखिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि 70th में कोई टॉपर्स कॉपी अपना कॉपी नहीं दे रहा है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पे जो चल रहा है ना, ये किसी की कॉपी उठा के ये गलती दिखाना, वो गलती दिखाना, अरे भाई कोई भगवान नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, अगर आप रैंक 1 भी आ रहे हैं ना, तो आपकी कॉपी में बहुत सारी कमियां होंगी, ठीक है। तो इसीलिए कोई कॉपी अपना देना ही नहीं चाहता है, यही खास बात हो गई, ठीक है। तो एक तो मैं नॉर्मल आंसर भेजूंगा, जो हम अच्छे स्टूडेंट का एक भेजेंगे पहले, ठीक है, और उससे समझिएगा कि कैसे लिखना है, नए लोग समझेंगे। और टॉपर्स कॉपी तो भेजेंगे ही, कि आपको टॉपर्स कॉपी को देखिए कैसे कैसे उन्होंने लिखा है। अब टॉपर्स कॉपी में जरूरी थोड़ी कि मौर्यन आर्ट लिखा गया होगा, तो सबसे पहले एक मौर्यन आर्ट की कॉपी किसी स्टूडेंट का आपको हिंदी और इंग्लिश में भेजेंगे, ताकि मौर्यन आर्ट का आपको पता चलेगा। टॉपर्स कॉपी की बात हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो है ये आपको हो गया। अब जो राजकीय कला जो हुआ, यानी कि कह सकते हैं कि आपको कोर्ट आर्ट जो है, अब कोर्ट आर्ट को 4 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। कि राजाओं ने क्या किया, राजाओं ने क्या बनाया, राजाओं ने राजप्रसाद बनाया अपना, जिसको पैलेस कहते हैं, अपना महल बनाया, ठीक है। राजाओं ने अपने पिलर्स बनवाए, स्तंभ बनवाए, क्यों बनवाए बाद में बात करेंगे। राजाओं ने अपना स्तूपा बनवाया, स्तूप बनवाया। राजाओं ने गुफा बनवाया, यानी गुहा विहार बनवाया, जिसको कैप्स कहते हैं, कैप्स बनवाया, ठीक है। तो आपको राजाओं ने क्या क्या बनवाया, अब इसको हम डिवाइड करते हैं और साथ साथ याद करते चलिए। यहां पे क्या क्या कहिएगा, कहिएगा सर सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया, सबसे पहले राजप्रसाद बनवाया। राजप्रसाद को क्या बोलते हैं हम लोग, पैलेस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दिक्कत इंग्लिश वाले को नहीं हो रहा है ना, इतना टर्म तो इंग्लिश काफी है, बाकी नोट्स है ही, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं। दूसरा मैं बात करूं तो इन्होंने क्या बनाया, भाई इन्होंने स्तंभ बनवाया। इंग्लिश वाले पिलर्स ज्यादा ध्यान रखिएगा, पिलर्स आसान होता है याद करना, पिलर्स इन्होंने बनवाया। तीसरी अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या बनवाया, स्तूप बनाया। स्तूप के इंग्लिश में भी स्तूपा ही कहते हैं, तो इसका इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर चौथी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बनवाया, गुहा विहार। गुहा विहार मतलब गुफा एक तरह का, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, कैव्स के नाम से जानते हैं, या फिर कैव्स आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। इतनी चीजें समझ में सबको आ गई, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई ना।
कि किस कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, इस प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड किए हम। अब यहां पर अगर आते हैं कि राजाओं से अगर हटके चले, अब इसमें मैं अब अगर नोट्स में अलग अलग नोट्स में अलग क्लासिफिकेशन आप देखिएगा, अब कंफ्यूज नहीं होना है, बाद में इसके बारे में हम फिर डिस्कस कर देंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी जैसे कर रहा हूं उस वैसे ही करिएगा। अब यहां पे क्लासिफाई किया जाता है तीन पार्ट में, तीन पार्ट में। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होता है कि जो स्तंभा होता था, यहां स्तंभा जो पढ़ रहे हैं, स्तंभ पढ़ रहे हैं, पिलर्स पढ़ रहे हैं, तो पिलर्स के ऊपर जो है एनिमल फिगर्स बनाए जाते थे। पिलर्स के ऊपर देखिएगा कि बाघ के, हाथी के, घोड़ा के सिंबल्स होते हैं, बैल के, बुल्स जिसको कहते हैं, सिंबल्स होते थे, उनको बनाया जाता था। तो क्या किया गया, आपको ये बनाया गया क्या क्या कि पहले क्या होगा कि स्तंभ के ऊपर जो है एनिमल फिगर कह सकते हैं, स्तंभ के ऊपर पशु आकृति, स्तंभ के ऊपर पशु आकृति, नोट्स में तो दिया गया है, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, एनिमल फिगर ऑन पिलर्स, पिलर्स। ठीक है, स्तंभ के ऊपर पशु आकृति जो बना, ये बेसिकली इसका डिस्कशन करिए तो राजाओं का संरक्षण में ही बना था, ये कलाकार को लेके गए थे और उसको बनवाए थे, लेकिन यही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ये, और क्लासिफिकेशन ऐसे ही किया जाता है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बस सुनिएगा। दूसरा होता है पोट्रीज, मृदभांड। मृदभांड क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना, यानी कि इसको क्या कहते हैं, पोट्रीज कहते हैं। और एक चौथा होता है स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां, स्वतंत्र कलाकारों, कलाकारों जगह ही नहीं है, द्वारा निर्मित, मैं बोल दूंगा, मूर्तियां। ठीक है, स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां, इसको क्या कहिएगा, इसको स्कल्पचर्स मेड बाय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, एक ही पेज में मैंने क्या कहा, समझ में आ गया सबको। अब कई जगह देखिए क्लासिफिकेशन तो पता है क्या करता है, क्या करता है कि मृदभांड यानी पोट्रीज को एक जगह रख देता है, उसके बाद से स्कल्पचर्स कर देता है, मतलब मूर्ति, और मूर्ति के अंदर दो तरह के मूर्ति को क्लासिफाई कर देता है, इसको एक और इसको। ठीक है, क्योंकि दोनों ये मूर्ति ही है, और मृदभांड एक तरह का बर्तन और ये बनाया जाता था। तो इस तरह से अब हर जगह क्लासिफिकेशन, लेकिन मैं आपको जिस तरह से क्लासिफाइड किया हूँ, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, नितिन सिंघानिया वगैरह भी देखिएगा, जब यूपीएससी का किताब जो काफी हम लोग स्टडी करने के बाद इसको लास्ट में, इस पे मैंने 2 दिन मंथन किया था कि हम क्या करें लास्ट में क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसका कंफ्यूजन वाला है। अब गूगल मारिएगा सर्च अलग तरह से आएगा, लेकिन आपको इसको ध्यान रखिएगा, यही बनाइएगा, आपके लिए सबसे आसान ये चीजें होंगी। ठीक है, क्लियर है सबको। अब एक बार आंख बंद करके सब लोग इसको रिवाइज करिए। अब इसको क्या करना है, आंख बंद करके आपको रिवाइज करना है। जैसे सबसे पहले क्या बोलना है, एक तो राजाओं के संरक्षण में बना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर्ट आर्ट कहते हैं, राजकीय कला हिंदी में। दूसरा जो होता है, एक जो है नॉर्मल लोग बनाए, उसको लोक कला यानी कि आपको फोक आर्ट के नाम से जानते हैं। राजा वाले को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। सबसे पहले हम कहेंगे क्या, राजप्रसाद पैलेस। दूसरा आपको हो जाएगा स्तंभा पिलर्स। तीसरा हो जाएगा आपको केव्स, गुहा, जो गुहा विहार कहते हैं, और स्तूपा और गुहा विहार, 4 हो जाएगा। लोक कला की बात करें तो एक तो जो होता है, एक होगा आपको कि एनिमल फिगर्स ऑन टॉप ऑफ पिलर, कई जगह लिखता है, लेकिन आप नॉर्मल लिखिए कि एनिमल फिगर ऑन पिलर्स, स्तंभ के ऊपर जो पशु आकृति बनती थी वो। दूसरा मृदभांड, मतलब मिट्टी के बर्तन, पोटरी जिसे कहते हैं। और तीसरा जो होगा कि इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट होंगे, स्कल्पचर्स मेड बाय द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, यानी कि स्वतंत्र कलाकारों द्वारा मूर्तियां। याद हो गया सबको, आगे बढ़े, अब एक एक को डिस्कशन हम लोग करेंगे। दिक्कत यहां तक किसी को, बढ़े आगे।
बताइए आप लोग, कमेंट नहीं दिख रहा है, सो तो नहीं गया है? कमेंट नहीं आ रहा है कि मेरे को दिख नहीं रहा है? कमेंट मेरे को कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है, दिख गया दिख गया। नाजिया, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आंसर स्टार्ट करिएगा मेन बॉडी का कंक्लूजन के बाद से, तो आपको यही चार्ट को टिप देना है पूरा एकदम हूबहू, इसी को छाप देना है, ठीक है। अब इसको छापने के बाद से अब क्या करना है कि एक एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अब क्या करिएगा उसके बाद से, इस चार्ट के बाद से आंसर के हिसाब से बता रहे हैं। इस चार्ट के बाद से क्या करिएगा, आप एक एक चीज का डिस्कशन करिएगा, राजकीय कला को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि आपको हम कोट आर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और कोट आर्ट में सबसे पहले क्या पढ़ना था उसको आप हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में। लिखने का तरीका भी मैं बता रहा हूं, ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले क्या हेडिंग डालना है आपको, राजप्रसाद, जिसको द पैलेस भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यही ना पहला पार्ट था इसका। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये राजाओं के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें इसकी खास बात क्या है, इसको प्रैक्टिकल पढ़िए, रटिए मत। जैसे अपने घरों का आप निर्माण करते हैं उसी प्रकार से इसको पढ़िएगा। इसकी खास बात क्या थी देखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, कि एक पैराग्राफ में लिखिएगा। क्या लिखना है आपको पैराग्राफ में, सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या है ये। द पैलेस या फिर राजप्रसाद क्या होता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ये अपना महल था, भवन था। आपका अपना भवन है ना, भवन मतलब घर यार, भोजपुरी गाना में भवन वन लोग कहते हैं, ठीक है। भवन का मतलब अपना महल और घर होता है, ठीक है, जिसको द पैलेस कहा जाता है। तो ये राजप्रसाद क्या था, राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया अपना घर था, एक तरह से महल था उसका, ठीक है। और ये कहां पर है, कुम्हरार का नाम सुने होंगे आप। कुम्हरार हमको लग रहा है बापू परीक्षा परिसर जो है कुम्हरार में ही है ना, हाँ शायद मुझे लग रहा है कि वहीं पे है। तो पटना कुम्हरार में है ये। तो सबसे पहले राजप्रसाद हेडिंग डालना है, और आपको मैं दिखाता भी चलूंगा कि कैसे लिखना है। आपको क्या लिखना है, इस तरह से आप लिखिएगा। सबसे पहले पैराग्राफ लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, लिखिएगा, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिख ही लेंगे, अब डायरेक्ट मैं हिंदी में ही बोलता चलूंगा, टर्म में यूज कर दे रहा हूं, ठीक है। लिखिएगा, यह चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य का विशाल महल था, ऐसे लिख सकते हैं। मैसिव वुडन पैलेस कह सकते हैं, विशाल महल था, महल है लिखिए ना, जो, हाँ लिखिए, जो पटना के, पटना के कुम्हरार में स्थित है। कुम्हरार पार्क भी एक, जहां देखिएगा जाके सब चीजें देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। तो अब क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि फीचर्स, विशेषता, विशेषता मतलब सबके बारे में बताना है कि महल, तो महल कैसा, मैं कहूँ कि आपकी विशेषता बताइए, तो नहीं कि कोई विशेषता का मतलब क्या, कोई अच्छा है, उसका गुण अच्छा है, मोटा है, छोटा है, पतलू है, लंबू है, ठीक है। अब पतलू लंबू मोटा छोटा को आप निगेटिव वे में मत लीजिएगा, मेरा मतलब समझाना केवल हुआ, मैं गलत सेंस में यूज नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग पता है यूट्यूब पे जाता है तो इसको भी गलत वे में देखने लगते हैं। मेरा मतलब ये हो गया कि अगर कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्वेश्चन में पूछा गया है तो जो भी बात करेंगे उसके बारे में विशेषता बताएंगे। राजप्रसाद द पैलेस होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो पहला तो लिख दीजिए कहाँ है, ये बताना जरूरी है भाई। ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, मैसी प्लेस, वुडन पैलेस था, और ये कहां पर है, ये कुम्हरार पटना में स्थित है, ठीक है, पटना के कुम्हरार में स्थित है। उसके बाद से डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पैलेस, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें पॉइंट डाल डाल के इसकी विशेषताओं को लिखते चलिएगा। कैसे विशेषता लिखिएगा, चलिए मैं आपको बताते चलता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये मैसिव वुडन पैलेस था, यानी कि विशाल ये भवन था ये, ठीक है। और तो क्या लिखिएगा, पहला कि विशाल भवन था, और इसमें क्या था, रूम्स तो थे ही, लेकिन ये जो है इसका एक जो कह सकते हैं ना कि कॉन्फ्रेंस इसका हॉल भी था, या मीटिंग हॉल कह सकते हैं कि मीटिंग हॉल था इसका, सभा कक्ष किसे कहते हैं।
तो पहला तो लिखिए कि बहुत बड़ा था, ये दूसरा लिखिए कि क्या है, ये सभा कक्ष था इसमें, और इसके क्या थे, 80 पिलर्स के बने थे। जो भी आपको हॉल था उसमें 80 पिलर्स लगे हुए थे, मतलब कि 80 स्तंभ के बने थे। जैसे आप घर और बनाते तो नहीं होता कि पिलर लगा रहता है, तो जो इसका हॉल था, मतलब कि ये राजप्रसाद का जो हॉल था वो 80 पिलर से बना था। और ध्यान रखिए कि ये पिलर जो है स्टोन के बने थे, अब कंफ्यूज मत करना। और इसका जो घर था, महल था, वो लकड़ी के बना था। आपको क्या करना है, लिखना है कि इनके महल जो है लकड़ी के बने थे, वुडन पैलेस था, पहली विशेषता। उसके बाद से लिखिएगा कि इसमें जो है एक मीटिंग हॉल था, सभा कक्ष था, जिसमें क्या थे, 80 पिलर्स थे जो कि स्टोन के बने हुए थे। उसके बाद से देखिएगा इनका विड्थ और अगर हाइट की बात किया जाए, अच्छा स्टोन तो लगा था, और इस स्टोन को कहां से मंगाया गया था, आप यहां पर डिस्कशन इसका भी कर सकते हैं। ये स्टोन जो है इसमें रेड स्टोन लगाया जाता था। कैसा स्टोन, इसमें कैसा स्टोन हम लोग लगाते थे, इसमें हम लोग रेड स्टोन, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, बलुआ पत्थर जिसको कहा जाता है, इसको इसमें लगाया जाता था। ठीक है, अब अगली हम बात करते हैं कि अगर इसका विड्थ और इसकी लेंथ की बात किया जाए तो 140 फीट क्या था, ये लंबा था, और 120 फीट क्या था, विड्थ था, इसका चौड़ाई था। तो आप लिख सकते हैं कि 140 फीट लंबा और 120 फीट क्या था, ये लंबा था। अब इसमें हवादार खिड़कियां थी, बहुत सारी चीजें थी जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें थी। अशोक ने बाद में चल के इसको क्या बनाया, लकड़ी की जगह पत्थर पर यूज करना स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी विशेषता को ऐसे पॉइंट्स में क्या करना है, आपको ऐसे पॉइंट्स में आपको लिख देना है। ठीक है, तो क्या क्लियर हो गया आपको, राजप्रसाद क्लियर हो गया। राजप्रसाद के बारे में क्या जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, जो कि आपको कहाँ है, पटना के कुम्हरार में स्थित है। इसकी फीचर्स यानी विशेषता की बात किया जाए तो इसमें याद रखिएगा कि बहुत बड़ा महल था, मैसिव वुडन प्लेस था, जिसमें जो है एक कमरे तो थे ही, साथ में जो है एक हॉल था, मीटिंग हॉल था, जो कि 80 पिलर्स के बना था। और वो पिलर्स जो बने थे वो कैसे बने थे, आपको ये स्टोन पिलर्स थे, यानी कि कह सकते हैं ना कि ये आपको पत्थर के बने हुए थे। महल किस चीज का बना था, लकड़ी का बना था। और इसकी विड्थ और हाइट की बात करें, मतलब इसका छत देखिएगा और फर्श देखिएगा, मतलब ऊपर छत होता है ना, नीचे फर्श होता है, दोनों लकड़ी के थे। ठीक है, अब यहां पर अगर आते हैं तो अगर इसकी विड्थ और अगर इसका लंबाई और चौड़ाई देखिएगा, विड्थ एंड लेंथ, तो 140 फीट लंबा और 120 फीट क्या था, चौड़ा था। मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप खुद बताइए कि दूसरे नंबर पर क्या था, जो भी हमारा कोर्ट आर्ट था उसके अंतर्गत दूसरे नंबर पे क्या था। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। डायग्राम देखिए, इसकी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस टॉपिक में 3 डायग्राम आपकी काफी जरूरत है जिसको बनाना है, क्योंकि आप यहां ना डायग्राम कह रहे हैं, समय नहीं मिलता है वहां पे। आपको डायग्राम बनाना है स्तूपा का, आपको डायग्राम बनाना है पिलर का, आपको डायग्राम बनाना है एक चीज और कुछ कुछ बच रहा है। हाँ, स्तूपा हो गया, पिलर्स हो गया, यही डायग्राम बनाना है। अब मन करे तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति का भी बना सकते हैं, अगर आपको मन करे तो वो भी कोई जरूरी नहीं। तो स्तूपा और पिलर्स जो है ये आपको जरूरी है डायग्राम बनाना। बाकी कहीं पे डायग्राम आप स्किप कर सकते हैं, कई लोग दिखाते हैं, मन करेगा तो आप उतना डायग्राम ना बना के ऐसे करके आप ऐसे ऐसे पिलर्स बना सकते हैं। ये पिलर था, उतना नहीं दिखाना होता, ये पिलर्स था, यहाँ एंट्री गेट था, ये क्या था, ये इनका भवन था। ये पिलर्स में कितना था, 80 क्या थे पिलर्स थे इसमें। ये तो क्या था, मीटिंग हॉल था। बस हो गया, अगर मन करे बनाने का। रचने मत लगेगा, जैसे नोट्स में ऐसे खींचा गया वैसे खींचा गया, वैसे बनाते रह जाइएगा, एग्जाम में टाइम चला जाएगा। 20 से 22 मिनट मिलेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहाँ लग रहा है भली चीजों को कि आप इतना बनाइएगा। तो आप दूसरे नंबर पे आप क्या कहिएगा, इसके बाद से हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बिल्कुल कैप्स कहाँ से आ गया यार, आप लोग केवल उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। दूसरे नंबर पे कैप्स आएगा, दूसरे स्थान पे पिलर्स आएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल सही, पिलर्स आएगा दूसरे स्थान पे। अब पिलर्स की बात करें, सबसे पहले जानिए कि ये क्यों बनवाया गया था और है क्या। लोग पढ़ा के चले जाते हैं, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पढ़ा के चले जाते हैं, अब पता ही नहीं कि यक्ष यक्षिणी है क्या। ठीक है, पिलर्स पढ़ा के चले जाएंगे, उसको पता ही नहीं पिलर्स है क्या। समझिए पिलर्स क्या होता है। पिलर्स जो है अशोका के द्वारा बनाया गया बेसिकली। और ये किस लिए बनाया गया, आपको पता है कि अशोक जो पहले था काफी घातक राजा हुआ करता था। कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों को इसने मरवा दिया था। उसके बाद से इसने, जब कलिंगा का वार हुआ तो कलिंगा वार के बाद से ये क्या किया, धम्म को अपना लिया। मतलब कि अहिंसा की बात करने लगे, नॉन वायलेंस की बात करने लगा कि हम अहिंसा कहें, किसी से हिंसा नहीं करेंगे। और जब बौद्ध धर्म को अपनाया इसने, तो उसी समय से जो है इसके सिंबल्स को ये बढ़ाने लगा। और जो भी स्तूपा बनवाया, जो भी इसने पिलर्स बनवाया, इसलिए बनाया ताकि
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। जैसे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, मुसलमान जो होते हैं, मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मस्जिद लोग बनवाते हैं, ठीक है, कई जगह चर्च बनवाए जाते हैं उनका अपना रिलीजन में, ठीक है। तो ये आपको उस तरह से, ये तो आपको केवल पूजा का स्थल है, लेकिन ये जो बनवाते थे ना, ये इसलिए बनवाते थे कि आपको अपने धर्म का, रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सके। क्योंकि जो पिलर्स बने होते थे, देखिए दो तरह के पिलर्स होते हैं, मैं समझा देता हूं, दो तरह के पिलर्स बने होते थे। एक पिलर्स था जिसपे उस पर लिखा होता था, प्रिस्क्राइब, जिसे मतलब कि कह सकते, एक सादा होता था, ठीक है, प्लेन होता था, और एक प्रिस्क्राइब्ड होता था, मतलब लिखा हुआ होता था। जिसपे लिखा हुआ, जैसे सारनाथ जो है प्लेन है, ये सादा पिलर्स है, तो जिसपे लिखा होता था पिलर्स पे, पिलर्स ऐसे ही होता है ना, डायग्राम अभी सब दिखाएंगे आपको, तो इस पे कुछ ना कुछ संदेश लिखा होता था कि अहिंसा, लोगों को मत मारो, बुद्ध के बारे में कहा है, उनके जीवन के बारे में, ताकि अलग अलग जगहों पे, भारत के सब कंटिनेंट में, उपमहाद्वीप में बनाएंगे, भारत में ही थोड़ी केवल बना है, अफगानिस्तान में चले जाइए, श्रीलंका में चलिए, हर जगह बना है ये, ठीक है। तो इस पे क्या करते हैं, इस पे ये लोग लिखवा देते थे कुछ कुछ बुद्ध के बारे में। तो ये अधिक से अधिक अशोका ने इसलिए बनाया ताकि बौद्ध धर्म को लोग जान सके, बौद्ध धर्म को लोग अडॉप्ट कर सके, इसलिए इसने बनाया। तो एक तो इस पे लिखा होता था, तो इसको लिखा लिखा वाला एक हो गया, इसको लिपिबद्ध कहते हैं, प्रिस्क्राइब कहा जाता है इंग्लिश में। और एक सादा होता था, जैसे रामपुरवा वगैरह क्या हो गया, सादा, बेसाड वाला सादा हो जाता था। सादा में क्या होता था कि कुछ इस पे लिखा नहीं रहेगा, सारनाथ वाला भी सादा था, इसमें कुछ लिखा नहीं था। तो ठीक है, तो दो तरह के इन्होंने पिलर्स बनवाया। तो एक क्या था, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने किया ऐसा। और ऊपर जो पशु की आकृति बनती थी ना, या फिर जो सिंबल बनते थे, एनिमल फिगर्स बनते थे, वो क्या करते थे, संदेश देते थे लोगों को। जैसे ऊपर देखिएगा, जो सारनाथ स्तंभ है उस पर देखिएगा कि आपको बाघ के इमेज बने हुए हैं। अब बाघ की इमेज बहुत सारा इंडिकेट करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग बातें कहे थे। एक तो वो केवल इसका भी इंडिकेट करता है कि लोगों में सद्भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि एक जंगल में एक ही क्या रह सकता है, एक जंगल में एक ही बाघ रह सकता है, ऐसे रह सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर चार चार दिया गया, जो तीन दिखता है, ठीक है। पावर्स को बताया गया था कि लोगों, हमारे अंदर पावर्स है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ चक्र बनाया गया था, चक्र क्या बताता था कि जीवन चलता रहेगा, ठीक है। पशु बनाए गए थे, ठीक है। तो लोगों को संदेश देना, सिंपल सी बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि पिलर्स इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को संदेश दिया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि बौद्ध धर्म क्या है, और बौद्ध धर्म को अधिक से अधिक प्रसारित किया जा सके। अब एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये कि ऐसा कहा जाता है, दिव्य वदान वगैरह में देखिएगा, जो ग्रंथ है उसमें देखिएगा, कहा गया है कि अशोका ने 84,000 पिलर्स का निर्माण करवाया। लेकिन थोड़ा सा ये फेंका हुआ हमको बात लगता है, आप वहां लिख सकते हैं कि थोड़ा सा अतिशोक्ति है ये, इसमें वास्तविकता कम नजर आ रही है कि अशोका ने बनवाया था, लेकिन अशोका के भी साथ ही पिलर्स मिले हैं, ठीक है। तो 84,000 जो पिलर्स की बात की जाती है ना, ये थोड़ा सा समझ सकते हैं ना कि इसमें वास्तविकता नजर नहीं आती है, ठीक है। अब पिलर्स की भी क्या करेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिलर्स का डायग्राम जान लेते हैं कि पिलर्स बनता कैसे है, ठीक है, क्यों बनाया जाता है, हमने बता दिया। आप ऊपर पैराग्राफ में लिखिएगा कि अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिलर्स का क्या किया, निर्माण करवाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पिलर्स का निर्माण करवाया। उसके बाद से पिलर्स का डायग्राम बनेगा। कैसे पिलर्स का डायग्राम बनाना है समझिए, रचने नहीं लगना है, पहले मैं स्लो बनाऊंगा तब मैं फास्ट बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले स्लो बनाता हूं। सबसे पहले कॉपी में इनके बारे में लिखिएगा कि स्तंभ किसके द्वारा बनवाए गए थे, क्यों बनवाए गए थे, यहां पर आप पैराग्राफ में लिखिएगा। और तब यहाँ पे पिलर्स का बगल में डायग्राम डब्बा बना के बनाइएगा। कैसे बनाना है आपको डायग्राम, नोट्स में बेस नहीं दिया गया, एक बेस ले सकते हैं, यहाँ पर एक बेस पे अवस्थित होता था ऐसे, ठीक है। इसको किसको क्या कहा जाता था हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले डायग्राम को देखिए। और कोई भी बाग होगा ऐसे ऐसे करके बना दीजिए, रचने की जरूरत नहीं है, रचिएगा तो रचते रह जाइएगा, बस आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इसको डब्बा करके आप बना सकते हैं। अब कहिएगा सर इसको फास्ट बनाना है, भाई तुरंत ऐसे ऐसे करिए जैसे मैं फास्ट बना के आपको दिखा रहा हूं। बन गया, नाम लिख दूंगा, सारा हो गया।
ऐसे ही बनाया जाता है, उतना आप रचने लगेगा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे डायग्राम बनाते हैं जिनका डायग्राम अच्छा था, मेरा उतना डायग्राम अच्छा नहीं। ठीक है, जो बातें मैं क्लियर बता देता हूँ, लेकिन हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम यहाँ पर बनाने लगना है। अब क्या करना है इसके बारे में आपको केवल बता देना है। ये जो पार्ट, अब देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूंगा इंग्लिश और हिंदी में, समझिएगा। ये जो पार्ट देखते थे ना, ये वाला, अब ये लोग पिलर्स कैसे बनाते थे, मोनोलिथिक मोनोलिथिक, ये क्या होता था, इनका पिलर्स होता था। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, एकास्म। एकास्म का मतलब समझ रहे हैं, एकास्म का मतलब हो गया कि ये लोग पिलर्स जो बनाते थे, एक ही पत्थर यहां तक होता था इनका। जैसे हम लोग कोई चीज बनाते हैं तो पत्थर को जोड़ जोड़ के बनाते थे, लेकिन इनका जो पत्थर होता था ना, एकास्म यानी क्या होता था, मोनोलिथिक होता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि केवल एक ही पत्थर के ये सारे होते थे, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता था। और ऐसा कहा जाता था कि ये पत्थर मंगाए जाते थे कहां से, चुनार मिर्जापुर से। ठीक है, ये पत्थर जो चुनार मिर्जापुर से और मथुरा वगैरह से मंगाए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब पत्थर की खास बात क्या थी कि ये रेड स्टोन का बना था, मतलब लाल पत्थर, बलुआ पत्थर का बना था। और इस पत्थर को लाने के बाद से इसको हाथी उसी से छीनी हथौड़ा से वहां से तोड़ के लाया जाता था, और लाने के बाद से जब बनाया जाता था ना, तो इसको हाथियों से ऐसे खड़ा करवाया जाता था, और खड़ा करवा के, और तब देखिए पत्थर पे क्या था, इस पे इसकी नकाशी की जाती थी। नकाशी का मतलब समझ रहा है, इसको घिसा जाता था, क्यों, चमकने के लिए। आजकल देखिएगा पिलर्स ना, तो आज भी लगता है इसमें साइन मिरर लाइक साइन है, तो समझ रहा है, शीशा का जैसे आज भी चमकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसका बना हुआ है, ये मेटालिक का बना हुआ है, धातुओं का बना है। समझिए, इतना इस पे पॉलिश किए जाते थे, इतना इस पे पॉलिशिंग की जाती थी कि लगता था कि किसका बना हुआ है, ये धातुओं का बना है, और ये चमकता था। ठीक है, तो आप ये बात समझ सकते हैं, इस सारे इस फीचर्स को आप यहां देख सकते हैं कि ये किससे बनाया जाता है, कहां से लाया जाता था, आप ये ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके इसके बारे में लिखना है, अगर पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, तो पहले मैं बता दे रहा हूं कि ये क्या है। ये, इसको तना कहते हैं, इंग्लिश में इसको साफ्ट कहा जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं याद आ रहा है तो डायरेक्ट तना इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं काटता है। बहुत सारे फ्रेंड हमारे डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या है ना कि इंग्लिश में जो है ना, इसको कैपिटल कहा जाता है, और नितिन सिंघानिया का बुक देखिएगा तो पूरे इतने पार्ट को इसने कैपिटल कह दिया है, क्योंकि बहुत सारे बुक का हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। यहां से पूरे पार्ट को कैपिटल कह देता है नितिन सिंघानिया, लेकिन पेरे डायग्राम में देखिएगा ऊपर में कैपिटल, बहुत सारे चर्चित नोट्स है, इसको इसको कैपिटल बताया गया है, जो कि गलत है नोट्स में, मैं नाम नहीं रखूंगा किसी का। ठीक है, ठीक है, अब ये जो था, ये क्या हो गया, तना यानी कि साफ्ट हो गया। ये किसका बना था, एकाश्म पत्थर के, एक ही पत्थर का बना था, साफ्ट जिसे कहा जाता था। अब हिंदी के हिसाब से देखिए तो सबका हिंदी में नाम लिखा जाता है। अब हिंदी में ये जो गोला वाला है इसको लिखा जाता है मेखला, इंग्लिश वाले लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई नाम नहीं दिया था और किसी बुक में नाम दिया गया नहीं है। ठीक है, मेखला इसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है इसको इन्वर्टेड लोटस, लोटस इंग्लिश में भी लिखते चलेंगे, उल्टा कमल, इन्वर्टेड लोटस, उल्टा कमल इसे कहा जाता था। और ऊपर वाले पार्ट को कैपिटल, या फिर यहां से लेके यहां तक के पार्ट को आप मेखला को, उल्टा कमल को और कैपिटल, पूरा को कैपिटल लिख सकते हैं इंग्लिश वाले। या फिर इंग्लिश वाले सबको स्किप करके इसको क्या लिखिएगा, तना साफ्ट लिखिएगा, और इसको इन्वर्टेड लोटस, इन्वर्टेड लोटस आप कह सकते हैं। या फिर लोग कहते हैं कि बेल सेप्ट स्ट्रक्चर कहता है, घंटी के आकार, उल्टा घंटी, इन्वर्टेड बेल सेप्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है कि उल्टा घंटी जैसा ये होता है। ऐसे डायग्राम देखिएगा ना, उल्टा घंटी की तरह, या फिर उल्टा इसको कमल कहा जाता था। ठीक है, तो अगर हिंदी में लिखना है, मैं पहले हिंदी वाले को बता रहा हूं, हिंदी वाले चाहे तो सबका चर्चा कर सकते हैं, इसको तना लिख दीजिएगा, नीचे वाले पार्ट को मेखला लिख दीजिएगा, इसको उल्टा कमल लिख दीजिएगा, इसको कैपिटल नहीं आपको कंठ लिखना है, इसको हिंदी में क्या लिखिएगा, इसको कंठ लिखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसको क्या लिखिएगा, चौकी लिखिएगा, इंग्लिश का मैं अलग से यहां पर बता दूंगा, चौकी। और यहां पर ऊपर जो है इसको लिखिएगा पशु आकृति, क्या लिखिएगा, पशु आकृति। अगर मैं इंग्लिश वाले की बात करूं तो इंग्लिश वाले को क्या करना है, इंग्लिश वाले को अगर डिटेल में लिखना है तो यहां लिखिएगा साफ्ट, आपको बस इतना ही लिखना है। साफ्ट के बाद से इसको अगर लिखना है तो इन्वर्टेड लोटस, उल्टा कमल। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो इसको कैपिटल आप लोग लिख सकते हैं, कैपिटल। मैंने दो बात कहा, यहां से लेके यहां तक को आप कैपिटल लिख सकते हैं इंग्लिश वाले। ठीक है, या फिर इसको केवल कैपिटल लिख दीजिएगा, इसको एबकस कहा जाता है, चौकी, एबकस कहते हैं। और इसको क्या कहिएगा, एनिमल फिगर, एनिमल फिगर। ठीक है, अब याद करिए,
हिंदी वालों के लिए मैं अलग बता दिया, इंग्लिश वाले को अलग बता दिया डायग्राम। या फिर हिंदी वाले भी चाहे तो इसको मेखला को स्किप कर सकते हैं, उल्टा कमल लिखिएगा और इसको कंठ लिखिएगा, चौकी लिखिएगा, पशु आकृति। ये मेखला हर नोट्स में नहीं दिया, नितिन सिंघानिया में भी इसको नहीं दिया, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मेखला की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। साफ्ट तना, मेखला अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो स्किप करिए। उल्टा कमल, कंठ, चौकी, पशु आकृति। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? साफ्ट, यहां बेस भी लिख सकते हैं लेकिन साफ्ट, इन्वर्टेड लोटस, कैपिटल, एबकस, एनिमल फिगर। याद हो गया सबको? और यही एनिमल फिगर जो था लोगों को संदेश देता था, और इसकी हम बाद में बात करेंगे जब एनिमल फिगर का डिजाइन पे आएंगे तो। क्लियर है ना यहां तक? अब देखिए इसकी खास बात क्या थी, इसकी खास बात यह थी कि नीचे से ऊपर जाने के क्रम में इसकी आकृति जो थी इसका कम होता जाता है। देखिए ना, चिमनी देखे हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, जिसमें ईंटा वगैरह, ईंट भट्टा जो होता है, ईंट भट्टा देखे है ना, वही आकृति इस तरह की, वैसे ही, मतलब नीचे चौड़ा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा पतला होता जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या होता था कि आपको एकाश में पत्थर के बने होते थे, और आप ये भी लिख सकते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर इसकी आकृति जो होती थी पतली होती थी। उसके बाद से लिखिएगा इनका क्रम इस प्रकार है। कैसे क्रम लिखिएगा? अगर हिंदी वाले लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखिएगा, तना, तना के बाद क्या है, इनका नीचे से ऊपर क्रम इस प्रकार है। अगर पूरा लिखना है मेखला तो मेखला लिखिए, चाहे छोड़ दीजिए, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, तना मेखला, उल्टा कमल, उसके बाद से कंठ, चौकी, पशु आकृति, पशु आकृति। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? इंग्लिश वाले लिखेंगे साफ्ट, बॉटम टू टॉप जब लिखिएगा तो इसका साफ्ट हो जाएगा। आपको उसके साफ्ट के बाद सीधे क्या लिखना है? इन्वर्टेड लोटस, कैपिटल, एबकस, एनिमल फिगर, एनिमल फिगर। तो ये क्या होगा? इसका स्ट्रक्चरल फीचर हो गया, इसकी संरचना होगी। तो इसकी संरचनाओं के बारे में आप तो डायरेक्ट डायग्राम बनाइए और ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर आकृति इस तरह से लिख दीजिए। अब इसकी विशेषता की बात करिएगा तो इसके विशेषता में क्या आ जाएगा? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड विशेषता ही होता है। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है? आप कह सकते हैं कि ये लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन से बना था, स्टोन से बना था, पहला। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? इस पे पॉलिश होते थे। कैसे पॉलिश भाई? इस पे शीशे की तरह चमकने वाली पॉलिश, मेटालिक, ऐसा प्रतीत होता है अभी भी कि क्या है ये धातुओं का बना है, मेटल का बना हुआ, इस पे चमक होती थी। उसके बाद से अगर बात करें तो इसकी अदर अगर फीचर्स देखिएगा तो इसकी कहा जाता है ना कि 35 से लेकर 50 फीट जो होती थी इसकी हाइट होती थी। ऊंचाई कितना? 35 से 50 फीट। उसके बाद से कही कि किसका वजन, पॉइंट में सारा लिखना है आपको। इसका वजन यानी वेट कितना होता था? 50 टन जो था इसका वेट होता था। काफी है इतना, लिख लीजिए इसको। अगर पिलर्स को अगर डिवाइड करें तो इसको भी डिवाइड दो पार्ट में किया जा सकता है, अगर चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं। एक को इंस्क्राइब्ड कहा जाता है, वहां पे मैंने गलत बोल दिया था, सारनाथ जो है इंस्क्राइब्ड है, उस पर लिखा है, जिसको हिंदी में लिपिबद्ध कहते हैं, कुछ लिखा गया रहेगा, लिपिबद्ध। और एक जो होता दूसरा होता प्लेन होता था, प्लेन होता था यानी कि सादा। दो तरह के पिलर्स होते थे। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो आप ऊपर देखिए, लौरिया, नंदरगढ़, सारनाथ, ये क्या है आपको? इंस्क्राइब्ड है, मतलब लिपिबद्ध है। और नीचे आएगा तो बेसाड़ वगैरह हो गया, रामपुरवा हो गया, ये क्या है आपका? ये सादा है, इस पर कोई स्ट्रक्चर लिखा गया नहीं है। आप चाहे तो इसको लिखेंगे, चाहे तो नहीं लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें, क्योंकि सादा सारा कुछ लिखना नहीं होता है, जितना चीजें लिखा गया नोट्स में ना, सब लिखना नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या आपने देख लिया? हम क्या कर रहे हैं अभी? कोट आर्ट कर रहे हैं। कोट आर्ट के अंतर्गत बहुत अब समझा रहे हैं ना, इसलिए समय लग रहा है। लास्ट में देखिए कितना जल्दी जल्दी आपको सारा चीज एक बार फिनिश करके दिखाएंगे,
ठीक है, अब तीसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्तूपा। तीसरा क्या हो जाएगा, स्तूपा। स्तूपा एक्चुअली क्या होता था समझिएगा। जैसे बुद्ध के, अब लिखिएगा सबसे पहले स्तूपा क्या होता था, इनका एक तरह का पूजा स्थल होता था। लिखिएगा पैराग्राफ में कि बौद्ध धर्म से मौर्यों से पहले भी स्तूपा बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यों के टाइम पे स्तूपा इसलिए बनाया जाता था, ये पूजा स्थल उनका था, ये लोग पूजा करते थे वहां पे। और पूजा किस तरह से करते थे, अब ये लोग कहा जाता है कि पूजा ये लोग बुद्ध के अवशेषों की पूजा करते थे, यानी कि रेलिक्स कह सकते हैं ना, अवशेष को रेलिक्स कहा जाता है। रेलिक्स, अवशेष क्या होता है समझिएगा। अवशेष का मतलब हो गया कोई अगर मर जाता है तो देखते होंगे ना, किसी का स्तंभ या कुछ बनाकर पूजा किया जाता है। उसी प्रकार से जब बुद्ध का डेथ हो गया, तब बुद्ध के डेथ के बाद से उनके राख को लाके अलग अलग जगहों पर स्थापित किया गया और उसी को स्तूप कहा गया। ठीक है, इनके राख को रख के नहीं होता है कि किसी को रख के उस पर बना दिया मकबरा वगैरह, पूजा किया जाने लगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब बुद्ध मरे तो उनके जो रेलिक्स थे, अवशेष थे, उसको लाके रख दिया गया और इसी को स्तूप कहा गया। तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि मौर्यों का क्या था, एक तरह का पूजा स्थान था, जो कि बौद्ध धर्म का पूजा यहाँ पे ये लोग करते थे। अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, तो सबसे पहले आप स्तूपा का स्ट्रक्चर, अब आप देख रहे होंगे डायग्राम में, तो स्तूपा का स्ट्रक्चर आप डरे होंगे कि सर स्तूपा का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा उतना बताने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही उतना बनाने की जरूरत है। मैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्तूपा बनाना पड़ेगा, पिलर्स भी बनाना पड़ेगा, स्तूपा भी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे स्तूपा समझिए। चलिए, अब स्तूप के बारे में ज्यादा आपको उस तरह से नहीं करना है जैसे सजा के बनाया है। देखिए बहुत लोगों का डायग्राम काफी अच्छा होता है, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, मैं कई बार ये बातें बोल चुका हूं, लेकिन हाँ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं कि इस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे कि कैसे बनाइएगा मैं समझाऊंगा बाद में, देखिए पहले मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद इसका डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि क्या 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 चीजें होती थी। जैसे जैसे कहूंगा पहले समझिएगा वैसे, ठीक है। सबसे पहले अंदर में एक कटोरा उलाट के रख दीजिए, उल्टा कटोरा, या फिर शिवलिंग देखे होंगे ना, समझिए पहले मैं आपको समझा रहा हूं। पहले शिवलिंग देखे होंगे, शिवलिंग में क्या होता है, शिवलिंग को कहां रखा जाता है, इस तरह से शिवलिंग होता है ना उल्टा, और उसके किसी चबूतरे पर रखा जाता है इस प्रकार से। नहीं होता कि चबूतरा बना दिए और उस पर क्या कर दिया हम लोग शिवलिंग को रख दिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है उल्टा कटोरा टाइप का ऐसे रखा जाता है, जिसको डोम कहा जाता है इंग्लिश में, इसको हिंदी में अंड कहा जाता है, इंग्लिश में इसको डोम कहा जाता है। ठीक है, तो इसको उल्टा, अब देखिए ना इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहाँ रखा गया है, एक चबूतरे पर रखा गया है नीचे, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, ये चबूतरा आप देख रहे होंगे, एक चबूतरे पर रख दिया गया। जैसे सपोज करिए मेरा हाथ है और मैं इस पे उल्टा कटोरा ऐसे करके रख दूं, तो नीचे मेरा चबूतरा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, उल्टा कटोरा। तो जो उल्टा कटोरा की तरह होता है इसे अंड कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में डोम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो था हर्मिका को आप हर्मिका ही इंग्लिश में भी कहेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। इसमें जो भी बुद्ध के रेलिक्स होते थे, अवशेष होते थे, ये पवित्र स्थल माना जाता था ये वाला क्षेत्र, क्योंकि जो भी बुद्ध के अवशेष होते थे इसमें लाके डाल दिया जाता था और यहीं पे इसकी स्थापना इसी के सहारे की जाती थी। अब इसी में रखा जाता था। इसको क्या कहते हैं, इसको हर्मिका कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको हर्मिका ही कहा जाता है। ठीक है, अब यहां बढ़िएगा तो जो सीधा एक डंडा दिख रहा है ना, सीधा डंडा को यष्टि कहा जाता है, इंग्लिश में भी यष्टि ही कहा जाता है। ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। और ये जो गोल गोल इस पे लटका हुआ, जैसा नहीं देखते हैं कि मंदिर के ऊपर ऐसे होता है और उस पे फिर राउंडिंग होता है, तो जो लंबा वाला लाइन देख रहा है ना, ये क्या है, सिलेंड्रिकल वाले लाइन को कहते हैं हर्मिका। सॉरी, ये एसटी, हर्मिका क्या हो गया, ये डब्बा हो गया जिसमें रखेंगे। एसटी क्या हो गया, पूरा लंबा वाला एसटी हो गया। छत्र क्या होता है, जो गोल गोल तीन को देख रहे हैं ना, तीनों क्या है आपको छत्र है, जिसे कहा जाता है श्रद्धा सम्मान उदारता का प्रतीक है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन जो गोला देख रहे हैं ये क्या है, इसको छत्र कहा जाता था। ये लंबा लाइन जो देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता था, यष्टि कहा जाता था। ये जो ये देख रहे हैं इसको क्या जाता है, हर्मिका कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं इसको अंड यानी कि डोम कहा जाता था। और ये मेधी या चबूतरा इसको कहते थे। और ये प्रदक्षिणा पथ को इंग्लिश में प्रदक्षिणा पथ लिख सकते हैं, या सरकम एम्बुलेटरी पाथ कहते हैं इसको। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था समझिएगा। और बाहर जो देख रहे हैं ना,
एक बाउंड्री होती थी जिसको वेदिका कहा जाता है, इंग्लिश में वेदिका कहा जाता है। और शुरुआत में एंट्री के लिए गेट जिसे तोरणा यानी तोरण प्रवेश द्वार एंट्रेंस गेट होता था। अब समझिए कैसे है स्ट्रक्चर। तोरण क्या हो गया? दरवाजा हो गया कहीं ढुकने का अंदर, ठीक है। और इसकी बाहरी जो बाउंड्री की गई थी इसके लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, भाई कहीं कुछ बनता है तो बाउंड्री किया जाता है ना घर का। सपोज करिए बीच में आपका घर है, सपोज करिए बीच में आपका ये घर हो गया, समझिए ऐसे बीच में आपका ये वाला घर हो गया और घर के किनारे क्या है, बाउंड्री किया गया है। उसी प्रकार से ये स्तूपा था और स्तूपा के बाहर बाहर जो थे एक तरह का रेलिंग था, बाउंड्री था एक तरह से, ठीक है, बाउंड्री था, ठीक है, जिसको वेदिका कहते हैं बाउंड्री को, ये बाहर वाला। अब बाहर वाला बाउंड्री, मैंने कहा कि बीच में अगर घर है आपका और बाहर बाउंड्री है तो भाई यहां घूमने के लिए जगह तो होगा ना, मेरी बात को समझ रहे हैं ना। अगर बीच में आपका घर है और बाहर बाउंड्री है तो घर और बाउंड्री के बीच में, जिसको वेदिका कहते हैं, इसको वेदिका मानिए बाउंड्री को, तो घर घर मतलब क्या, घर मतलब ये स्तूप वाला पार्ट, ये वाला डोम वाला पार्ट, अंड वाला पार्ट, और बाहर बाउंड्री है, इसके बीच में घूमने वाला जगह होगा ना, गोल गोल घूम सकते हैं, उसको कहा जाता है सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, यानी कि आपको प्रदक्षिणा पथ, यानी घूमते थे लोग इसमें। यहां पर एरिया देख रहा ना अंदर, ये लोग गोल घूमते थे पूरा, जो कि पीछे का पार्ट नहीं दिखेगा ना, गोल घूमते थे, और इसके बाहर आपकी बाउंड्री हो गई। तो यही पूरा इसका स्ट्रक्चर होता था। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एंट्री करेंगे, एंट्री करने के दौरान इसको एंट्रेंस गेट या फिर तोरण कहा जाता है, इंग्लिश में भी तोरण कहते हैं। और ये तोरण के बगल में बाहर से बाउंड्री थी इसकी, जिसको वेदिका कहा जाता था। बाउंड्री के बाद से आपको एक प्रदक्षिणा पथ, सर्कम एम्बुलेटरी पाथ होता था, जहां पे आप घूम सकते हैं। उसके बाद एक अंड था, और अंड किस पे था, अंड आपको किस पे था, आपको मेधी यानी कि चबूतरा पे था। और उसके बाद से ऊपर जाइएगा तो एक हर्मिका हुआ करता था, जिसमें बुद्ध के जो है रेलिक्स यानी कि अवशेष रखे जाते थे। उसके बाद से लंबा वाला लाइन को हम लोग यष्टि बोलते थे, और उसके बाद से जो ये पार्ट होता था उसको छत्र होता था। आप चाहे तो सबको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये इसको कहते हैं, ये इसको कहते हैं, या फिर चाहे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरा इसमें कोई चीज है ही नहीं। चलिए, तो इतनी चीजें समझ में आपको आ गई। अब सबको इसी को तो एक्सप्लेन किया है, देखिए ना नीचे। अब कैसे बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हट, भाई हट जा। यही होता है, हम क्लास लेते हैं ना, 1 मिनट का रेस्ट तक नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब इसमें लग जाएंगे ना, कोई काम नहीं करते हैं, नहीं करते, लेकिन करेंगे तो काफी अच्छा से करेंगे, यही मेरी क्वालिटी है, ठीक है। और आप लोग याद दिला दीजिएगा, जब राजकीय कला खत्म होगा उस समय वीडियो हमको यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे वहीं तक जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। सब चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो लोग पैसा दिए हैं वो लोग भी चाहते हैं ना कि सर कुछ हमको एक्स्ट्रा फीचर्स मिले। तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा इसका टफ होता है, जिसको हम लोग आपको पेड वाले में केवल कराएंगे। क्या आ गया भाई, ठीक है। अब इसी बात को बताया है इसने, क्या बताया है, तोरण क्या होता था, एंट्री वाला गेट, वेदिका बाउंड्री होती थी, प्रदक्षिणा पथ सर्कम एम्बुलेटरी पाथ घूमने के लिए, मेधी चबूतरा होता था, अंड डोम क्या होता था, हेमिस्फेरिकल पार्ट होता था, इसको रखते थे। हर्मिका ऊपर वाला पार्ट जिसमें रेलिक्स बुद्ध के रखे जाते थे, यष्टि लंबा वाला लाइन, छत्र श्रद्धा सम्मान उदारता का प्रतीक, खत्म बाजार। यही क्या है इसकी विशेषता है स्तूपा की। समझ में चीजें आ गई। चलिए, हमने क्या क्या देख लिया, हमने राजप्रसाद देख लिया, पैलेस देख लिया, हमने स्तंभ देख लिया, पिलर्स देख लिया, हमने स्तूपा देख लिया। अब एक बचा हुआ है बस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कैप्स कहते हैं। इधर लिख रहे थे यार हम, इसी में गड़बड़ हो जाता है। हाँ, स्तूपा हो गया। चलिए अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं, कैप्स आर्किटेक्ट को देखते हैं, यानी कि गुहा विहार इसको हिंदी में कहते हैं। चौथा हो जाएगा, यहाँ ज्यादा लग रहा है, लिखिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ये पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, टफ लगता होगा, जो पहले पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। इसको सिंपल सी बात कैप्स कहिए, कैप्स आर्किटेक्ट या कैप्स कह सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता था समझिएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, इसकी डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता था कि पत्थरों को काट के, पहाड़ों को काट के आजीवक सेक्ट के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए दान में दिया गया था, कि उनका घर की तरह गुफा बना के। और गुफा केवल गुफा नहीं थे, घर की तरह था। मैं डायग्राम इसका दिखाऊंगा कि इसके गुफा ऐसे बनाए जाते थे, घर था, मतलब कि पहाड़ पे गए, पहाड़ को काट दिए, इतना अच्छा से वो लोग काटे ना
कि पूरा अंदर क्या बनता था, पूरा रेक्टेंगुलर इसका संरचना जब देखिएगा स्ट्रक्चर इसका, तो एक रेक्टेंगुलर इसमें रूम्स भी, 2 रूम्स भी होते थे इसमें। अगर अंदर जाइएगा तो दरवाजा होता था, मैं दिखाऊंगा, दरवाजा पूरा सजाया गया होता था। और दरवाजा सजाने के बाद से जब अंदर जाइएगा, तो अंदर जाने के बाद से आप देखिएगा कि वहां पर कमरे बने होते थे, 2 कमरा था। इसका छत सिलेंड्रिकल होता था, मतलब कि बेलनाकार इसका छत होता था। और अंदर इतना अच्छा पॉलिश किया गया होता था कि उस पॉलिश में अगर आप अभी भी जाइएगा ना, अभी है जहानाबाद में, ऐसा नहीं कि नहीं है, आप जाइए जहानाबाद देखिए, वहां जाइएगा बराबर। और आपका क्या, नागार्जुन पहाड़ी में जब जाइएगा, तो नागार्जुन और बाहर बराबर हिल्स में जाइएगा, तो वहां पर गुफाएं मिलेंगी, कैप्स मिलेगा। और उसमें एंट्री करिएगा, बोलिएगा कुछ तो आप रिपीट करते हैं आवाज। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहां भी सरफेस चिकना होता है, वहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन होता है। और इतना प्लेन ये लोग बनाए थे ना, अभी भी लगता है, चमकता ऐसे है कि आपका घर का प्लास्टर वैसा नहीं किया गया होगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा दूं, तब हम इस पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए पहले ये वाला पार्ट। ये सुदामा गुफा ही हमने यहाँ ऐड करवाया है। यहाँ देखिएगा, एक तो दरवाजा होता था। अब समझते भी चलिए भाई, ये खेल खेल में आपको याद करा रहा हूं, ये विशेषता है इसकी। गुफा क्या होता था, किसके लिए, पैराग्राफ में लिखिएगा कि कैप्स गुफा किसके लिए बनाया जाता था, आजीवक संप्रदाय के लिए रहने के लिए। किसने बनाया? अशोका ने बनाया। अशोका का जो नाती था, जिसको पौत्र कहते, दशरथ ने बनाया। कहाँ कहाँ पहाड़ी पे बनाया? एक बराबर पे बनाया, अशोक के द्वारा बराबर पे बनाया गया। और नागार्जुन पहाड़ी में बनाया गया, किसके द्वारा? उसका जो नाती था, जिसका नाम था दशरथ, उसके द्वारा, पौत्र कहते हैं, वो बनाया गया था नागार्जुन पहाड़ी में। कौन कौन गुफाएं थी उसका नाम हम बाद में बताएंगे। इसका गेट देखिएगा ना, तो गेट देखिए कितना मस्त होता था। यहाँ पर कितना सजावट किया गया है, हाथी उथी का सिंबल्स दिया गया है। देखिए, तो आप क्या लिखिएगा इसके विशेषता में, इसके कैरेक्टरिस्टिक में लिखिएगा कि इसके द्वार जो होते थे ना, काफी सजावटी द्वार होते थे। देखिए ना कितना अलंकरण किया गया, इस पे हाथी वगैरह लाया, कितना मस्त है ना। और देखिए पहाड़ी है, ये कुछ नहीं है। जब अंदर इंटर, देखिए सीढ़ी भी बनाया गया है। जब अंदर इंटर करिएगा तो इसमें कमरा भी होता था, 2 कक्ष वाला कमरा होता था। उसके बाद से इसके देखिएगा तो इसके छत भी होते थे। ठीक है, पॉलिश किया गया रहता था पूरा, इसमें बोलने पे आवाज गूंजेगी आपकी, एंट्री करिएगा तो। ये भी क्या किया जाते थे, ये भी बलुआ पत्थर से, सैंडस्टोन से बनाया जाता था। मतलब कि ये पहाड़ है तो वहीं होगा। तो अब जो है ये पहाड़ को काट के बनाया गया था। तो विशेषता में आप लिख सकते हैं कि चिकना होता था, गेट होते थे, 2 कक्ष होता था। इनका दीवार, इनका जो छत होता था वो कैसा होता था, सिलेंड्रिकल होता था, बेलनाकार होता था। या फिर कई जगह देता है कि आपको हेमिस्फेरिकल भी होता था, लेकिन आपको बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल छत ज्यादा देखने को मिला है, खाड़ा। ठीक है, तो इसकी विशेषता सारा हो गया। किसके लिए बनाया गया था? आजीवक सेक्ट जो होते थे, आजीवक संप्रदाय, उनके लिए बनाया गया। किसने बनाया? अशोका ने बनाया। कहां पर? बराबर पहाड़ी में। और इसके पौत्र जो था, दशरथ जो था, उसने कहां बनाया? नागार्जुन में। अब इस तरह से जो है अशोका के 4 आपके कैप्स पॉपुलर है, उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद से आप चलिएगा किसमें, नागार्जुन वाला में, तो वहां पर भी 3 कैप्स जो है इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना, स्टार्टिंग में अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ रही, बहुत बड़ी बात है। अगर कहा जाए पूरा मौर्यन आर्ट एक तरफ और पूरा इतिहास एक तरफ, मेंस का सिलेबस, भाई ये भारी पड़ जाता है। ये बहुत टफ चैप्टर है, और पहले की कोई इसको जल्दी नहीं पढ़ाता है। पाला आर्ट जाइए ना, पाला आर्ट में बहुत आसान है, पाला आर्ट, पटना कलम बहुत आसान है, मधुमनी पेंटिंग बहुत आसान है, बिरसा मुंडा, संथाल, सब कोई इंपॉर्टेंट आसान है। लेकिन मौर्य बहुत टफ है, इसे बहुत टफ कहा जाता है। ठीक है, इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए पसीना छूट गया है मेरा भी समझाने में, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर आते हैं, तो आप आगे थोड़ा सा बढ़िएगा, तो यहाँ पर लिखा गया होगा कि इसमें जो जितने कैप्स होते थे, वो कैप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, बड़ा कर दिया क्या ज्यादा। चलिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है, आप उसकी वो पढ़ लीजिए, डायरेक्ट पढ़िए। ये गुफा के बारे में डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसका डायग्राम जो मत बनेगा, डायग्राम नहीं बनाया जाता है। ऊपर उसके बारे में बताया गया है, इसकी विशेषता बताई गई है। चलिए पहले विशेषता को देख लेते हैं हम लोग। इसकी क्या विशेषता है? इसका इंटरनल डिवीजन किया गया था, और इसमें 2 कमरे, सारे बता चुका हूं। 2 क्या थे इसमें? रूम्स, कमरे थे। कैसा था ये? रेक्टेंगुलर था, जैसे हम लोग का घर होता है, रेक्टेंगुलर होता है ना, उस प्रकार का ये इसका कमरा था। छत जो था सिलेंड्रिकल था, पॉलिश इस पे किया गया था, चमकदार पॉलिश इस पे किया गया था।
प्रवेश द्वार को काफी अच्छा किवाड़ लकड़ी के होते थे, दरवाजा ये लकड़ी का होता था, और इसको पूरा क्या किया था, सजाया जाता था। भाई यही तो हो गया इसका विशेषता। नहीं लिख लीजिएगा, गुहा का विशेषता क्या होगा आपका। पहला विशेषता, इसमें 2 कमरा, कमरा कैसा, रेक्टेंगल, छत कैसा, सिलेंड्रिकल, कैसा, पॉलिश, चमकदार पॉलिश, उसके बाद से किवाड़ इसका लकड़ी का, उसके बाद से दरवाजे को बहुत सजाया जाता था। अब इसमें देखिएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है कि प्रमुख गुहा विहार, जब देखिएगा कैप्स देखिएगा तो आजीवक संप्रदाय के लिए ना अशोक बनाया था किस पहाड़ी में, बराबर हिल्स में। भाई बराबर तो एक बड़ा पहाड़ी हो गया, उसमें गुफा अलग अलग बनाया जा सकता है ना। उसी प्रकार से जहानाबाद में चले जाइए, कई नोट्स में गया लिखता है जो गलत है, ये जहानाबाद में चला गया है, दोनों जहानाबाद में है, चाहे नागार्जुन की बात करें चाहे बराबर की बात करें। अब इसमें देखिएगा तो 4 तरह के आपके कैप्स बनाए थे अशोक ने, किस पे, बराबर हिल्स पे। आप इस तरह से लिखिएगा कि अशोक के द्वारा जो है बराबर पहाड़ी में 4 जो है कैप्स बनाए गए, गुफाएं बनाएगी, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है सुदामा गुफा सबसे पुराना यही है। कर्ण चौपट गुफा, याद रखना है इसको, चाहे तो इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कि अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें सुदामा गुफा, कर्ण चौपट गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्वकर्मा गुफा महत्वपूर्ण है। विशेषता को पॉइंट में लिखा जाता है, बाकी इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जिसमें जो है सबसे पुराना जो है किसे कहा जाता है, सुदामा गुफा को कहा जाता है, सबसे प्राचीन है। नागार्जुन पहाड़ में आप देखिएगा तो इसमें अशोक के जो नाती था दशरथ के द्वारा बनाया गया था, इसका नाम याद रखिएगा। लोमस ऋषि ये था, विश्वकर्मा था, कर्ण चौपट था, सुदामा था। लेकिन आप बराबर में जाइएगा तो गोपिका गुफा, वदिथिका गुफा और वफियका गुफा, कैसे याद रखिएगा। सम्राट अशोक के द्वारा बराबर हिल्स में क्या क्या बनवाया गया, सुदामा, कर्ण चौपट, विश्वकर्मा, लोमस ऋषि। सुदामा, कर्ण चौपट, विश्वकर्मा, लोमस ऋषि। तो विश्वकर्मा, ऋषि ये किस में चलेगा, अशोक के साथ, कर्ण चौपट, सुदामा, याद रखिएगा। तो 4 यहां हो गए। बराबर हिल्स में क्या हो जाएंगे आपका, गोपिका, विदिथिका, वफियक्का, किसके द्वारा बनाया गया, अशोक का जो पौत्र था यानी कि जो नाती था अशोक का, उसके द्वारा नागार्जुन पहाड़ी में बनाया गया था। ये भी किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए। और यहां कहा जाता है कि देखिए कितने अच्छे थे मौर्यन, पहले जो किए कांड वो छोड़ दीजिए, ठीक है, पहले जो मुस्क खाए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये क्या किए, ये बहुत बाद में चल के अच्छे बन गए थे। इसलिए कहा जाता है कि आज का अगर रिलेवेंस अगर कहा जाए कि आज का क्या प्रासंगिकता है, क्या आज भी वो चीजें अपनाई जाती है, सेकुलर की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्षता। इसको करेंट से अगर जोड़ के लिखना हो कितना अच्छा लिखिएगा ना, कि आज का जो सरकार चल रहा है ना, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हमारे संविधान से रिलेट करना चाहें तो हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना की बात करें तो उसमें सेकुलर की बात की गई है, यानी कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष क्या होता है, किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, यानी कि कोई भी राज्य जो है स्पेशल किसी धर्म को, राज्य मतलब देश, स्टेट देश को कहा जाता है। अब ये नहीं कि बिहार की बात कर रहे हैं हम, कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट जो है आपको किसी स्पेशल धर्म उसका नहीं होगा किसी गवर्नमेंट का। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा मुस्लिम राष्ट्र हो गया, ठीक है, इस तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सेकुलर होता है। सेकुलर का मतलब कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्राप्त है, इसी को कहा जाता है सेकुलर, यानी कि किसी भी धर्म को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा, स्पेशल प्रिविलेज किसी भी रिलीजन का नहीं होता है। और ये सीख कहां से मिली है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए 71वीं क्वेश्चन में पॉलिटिकल पूछा गया है, आप रिलेट करिए इसको कि पहले के जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चलते थे, देखिए कि अशोका जो था ये आजीवक सेक्ट के लिए क्या बनाया, आजीवक सेक्ट के लिए क्या बनाया, आपको गुफा बनाया रहने के लिए, बौद्ध धर्म से रिलेट करता था। तो किसी, अब बाद में चल के देखिएगा तो ये देखिएगा तो हिंदू देवी देवताओं की भी बात करते हैं, यानी कि इनका केवल अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं था, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करना, यानी किसी भी स्पेशल धर्म को ये प्रिविलेज नहीं देना चाहते थे। आप ये नहीं कहेंगे कि आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ये सेकुलर की बात नहीं है। आप अपना धर्म को प्रचार प्रसार करिए, लेकिन वहां पर बातें खराब आ जाती है जब दूसरे के धर्म में आप हस्तक्षेप करते हैं। बातें मेरी समझ में आ रही है, हम पॉलिटी में एंट्री कर गए, ठीक है, अब रुकते हैं, नहीं तो हम कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, अब यहीं पे रुकते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो आप ये बातें गुफा भी क्या कर लिया, आपने सीख लिया, क्लियर है सबको, आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी एक बार अगर शॉर्ट रिवीजन कहे तो चलिए सर एक बार हमको शॉर्ट रिवीजन करवा दीजिए। चलिए, आपकी अगर इच्छा है तो एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। पूरे हम कैरेक्टरिस्टिक को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक को हम कोट आर्ट यानी कि राजकीय कला, और दूसरे पार्ट को लोक कला यानी फोक आर्ट कहेंगे। राजकीय कला को राजाओं ने जो बनाया वो 4 चीजें बनाया, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका राजप्रसाद पैलेस हो जाएगा, दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तीसरा स्तूपा हो जाएगा, चौथा गुहा विहार हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें किसका,
पैलेस की बात करें तो पैलेस में देखिएगा तो पैलेस जो है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार के पटना के कुम्हरार में स्थित है। और उसकी अगर स्ट्रक्चरल फीचर देखा जाए, उसकी विशेषता अगर देखा जाए तो देखिएगा तो इसमें एक हॉल हुआ करता था। हॉल में 80 पिलर्स थे और 80 पिलर्स जो है आपको स्टोन के बने हुए थे। इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो ये पूरा भवन जो है, इसका छत हो गया चाहे दीवार हो गया चाहे हर चीज किसका बना था, ये लकड़ी का बना हुआ था, वुडन का बना हुआ था। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, इसकी हाइट और इसका लेंथ और विड्थ की बात करें, इसकी लंबाई जो है 140 फीट, इसकी चौड़ाई जो है 120 फीट हुआ करती थी। और यही लकड़ी को आगे चल के अशोक ने पत्थर में कन्वर्ट करवाया था। ठीक है, ये क्या हो गया आपका राजप्रसाद यानी कि पैलेस की बात करते हैं। अगर आगे बढ़ते, सब चीज लिखा नहीं जाता है जितना नोट्स में दिया गया, वो तो दे दिया गया कि आप जब जरूरत होगा तो लिखिएगा। जरूरत बस इतना ही है जितना मैं अभी बोल रहा हूं, इतना ही लिखना है आपको। दूसरे में चलिएगा, स्तंभ की बात करते, पिलर्स, तो पिलर्स का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। इसलिए कराया गया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने ऐसा कराया था। और पिलर्स कहा जाता है कि 84,000 पिलर्स इसने बनाया था। और पिलर्स दो प्रकार के होते थे, एक को जिसपे लिखा होता था, एक बिना लिखा हुआ। लिखा वाले में देखिएगा तो सारनाथ हो जाता है, ठीक है। और नीचे आइएगा बिना लिखा हुआ में तो बसाड़ और रामपुरवा हो जाता है। लौरिया, नंदगढ़ और सारनाथ जो है ये कहाँ, नंदगढ़ वगैरह हम बाद में बात करेंगे, इसका भी डिटेल हम बात करेंगे, सारनाथ के भी बारे में बात करेंगे, अभी रुके हैं, इसका रीजन है। ठीक है, ये पिलर्स की बात करें, पिलर्स का स्ट्रक्चरल फीचर्स देखिएगा तो उसमें देखिएगा, एक तो इसका स्ट्रक्चर बता दीजिएगा कि पिलर्स में क्या होता था। सबसे पहले आपके मोनोलिथिक क्या होते थे, इसमें साफ्ट होते थे जो कि एक ही एकाश में पत्थर के बनाए जाते, जो कि टुकड़े नहीं होते थे। उसके बाद ऊपर जाइएगा, हिंदी के हिसाब से तो आप मेखला कह सकते हैं। मेखला के ऊपर जब जाइएगा तो उल्टा कमल हुआ करता था। उल्टा के कमल के ऊपर जाइएगा तो आपको क्या होता, कंठ हुआ करता था। कंठ के ऊपर आप जाइएगा तो चौकी हुआ करता था। और उसी चौकी पे जो है पशु आकृतियां रखी जाती थी और उस पर आपको विभिन्न पशु आकृतियां देखने को मिली है। जैसे आप देख सकते हैं कि उस पे आप एनिमल में देखिएगा तो घोड़ा हो गया, बाघ हो गया, इस तरह की पशु आकृतियां उसमें आपको देखने को, हाथी, इस तरह के पशु आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग स्तंभ पे अलग अलग, कहां पे क्या मिलेगा वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी विशेषता की बात करें तो आप देखिएगा कि इसको कहां से ये आपको चुनार जो है, चुनार कहां है भाई, मिर्जापुर में। अभी देखिए सीमेंट का उत्पादन मिर्जापुर में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां उस स्टोन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ बासीपुर वाला आप देखिएगा तो वहां पे है चुनार। और वहीं यूपी चुनार मिर्जापुर से मंगाया गया था पत्थर, और उसी से बनाया गया था ये पिलर, सारे बनाए गए थे। कहीं कहीं मथुरा से भी मंगाए गए थे ऐसा कहा जाता है। अगर देखिएगा इनका फीचर्स तो ये बहुत चमकदार होते थे, पॉलिश पॉलिश जैसा चमकता था ये। ठीक है, क्योंकि इनकी नक्काशी की जाती थी काफ़ी अच्छी, इनकी पॉलिश की जाती थी काफ़ी अच्छी। आगे आप देखिएगा तो इनका जो है 35 से लेकर 50 फीट क्या था इसका, कह सकते हैं लेंथ था। और अगर बात करें इसकी अगर बात करें इसका वजन का तो 50 टन इसका वजन हुआ करता था। बस इतना ही लिखना है। अगर आगे बढ़ते हैं स्तूपा में तो स्तूपा की बात करें, अच्छा स्तूपा बनाया नहीं मैंने, भूल गया, बताना चाहिए ना। स्तूपा की अगर बात करें, स्तूपा हमसे अच्छा आप बना लीजिएगा लेकिन बता दे रहा हूं मैं। स्तूपा की अगर बात करें तो स्तूपा में देखिएगा तो उसमें एक चीज देखने को मिलेगा, स्तूपा में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले एक बाउंड्री हुआ करती थी। जैसे घरों की आपकी बाउंड्री होती है, एक एंट्री गेट जिसे तोरण कहा जाता था, बाउंड्री एक होती थी जिसे क्या कहा जाता था, बाउंड्री को क्या कहता था, वेदिका कहा जाता था। बाउंड्री के अंदर जाइएगा तो घूमने वाला जगह होता था, उसको क्या कहते थे हम लोग, प्रदक्षिणा पथ, सर्कम एम्बुलेंट्री पाथ कहा जाता था। उसके बाद जाइएगा तो एक चबूतरा होता था, मेधी या चबूतरा कहते हैं। और उसी चबूतरा पे एक कटोरा उल्टा था, उस टाइप का रखा हुआ था जिसे डोम या फिर अंड कहा जाता है। उसी अंड के ऊपर आपको क्या रखा था, हर्मिका रखा था। उस हर्मिका में जो है आपको रेलिक्स रखे जाते थे, बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे, राख रखे जाते थे। और उसके आप जाइए तो छत्र और यष्टि की बात की जाती है। ठीक है, स्तूपा के बारे में बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पर गुहा की बात करें, गुहा विहार की बात करेंगे। बेसिकली गुहा विहार जो है आजीवक सेक्ट के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा, आपके अशोक और दशरथ के द्वारा बनाया गया था। ये बराबर में है और कहाँ है, नागार्जुन में है। बराबर में आप चार देखा, कड़चौपट देखा, सुदामा देखा, लोमस ऋषि देखा, विश्वकर्मा देखा। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे आएगा तो आपने यहाँ पर तीन देखा, गोपिका देखा, उसका विदितिका देखा, उसके बाद से आपके वाफियक्का देखा। तीन ये किसके द्वारा, ये आपको नागार्जुन पहाड़ी में अशोक के पौत्र जो है दशरथ के द्वारा बनाए गए थे। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया आपके राजकीय कला फोक आर्ट का। अब हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ पे, सॉरी कोर्ट आर्ट का। अब हम चलते हैं फोक आर्ट पे, क्योंकि हमारा डिवीजन क्या था, यहाँ पर देखिए डायग्राम बना दे, नहीं तो आप लोग शिकायत करने लगे ऐसा डायग्राम नहीं बनाते हैं। एक रफ डायग्राम मैं आपको बना दे रहा हूँ स्तूपा का, देख लीजिए कैसे बनाना है। हम जैसे बनाते हैं आपको मैं बता रहा हूं, बाकी अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। रिकॉर्ड स्टॉपिंग, गुड 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 गुड, बहुत चालाक हैं आप लोग, हम तो डर गए कि कुछ हो गया। रिकॉर्ड स्टॉप करके फिर ऑन करेंगे क्योंकि सिस्टम में रखना होता है ना सारा चीज हम लोगों को। स्तूपा का डायग्राम नहीं बनाया, अभी आप स्टॉप करवा रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, कर दे रहे हैं, मन है आप लोगों का तो।